तो नमस्कार क्रिकेट डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का न्यूलाइट प्रयास के चैनल पे भव्य स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, जैसा आपको पता है आज आपका पेपर हुआ था एफएसटी 30 यानी एफएसटी 30 और आज पेपर एफएसटी 30 के डिस्कशन के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री और इसके बाद आपके सामने उपस्थित होंगे आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर, जो आपको डिस्कस कराएंगे आपके पेपर 151 से 200 और अभी हम आपके सामने आपको कराएंगे आपके क्वेश्चन 1 से 150। तो आइए शुरुआत करते हैं सर के मिशन के साथ। सर का मिशन आपको पता ही है कि मिशन 2025 का मिशन क्या है। आप पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन को साकार करने के लिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था। तो बच्चा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने। और 101 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। बच्चा ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सहायक नहीं होता है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके जो ये दिए गए हैं, ये क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो बच्चा आपके ऑप्शन दिया है, सबसे पहला दिया गया टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए होता है। देन आपका यहाँ दिया गया आर आरएनए, एसआई आरएनए और एमआई आरएनए। जिसमें से बच्चा जो एसआई आरएनए होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग बोलते हैं बच्चा, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कहते हैं। और ये होता है नॉन कोडिंग। ये कैसा होता है, ये होता है बच्चा नॉन कोडिंग। आपको ये चीज ध्यान रखनी है और इसके साथ साथ में डबल स्टैंडर्ड। तो बच्चा ये जो एसआई आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। जवाब यहाँ पे आपका बनेगा विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 101 का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने 102। बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे कह रहे हैं व्यक्त अनुक्रम कुंडी ईएसटी संदर्भित किया जाता है। तो ये संदर्भित कब किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है सभी जीन चाहे अव्यक्त हो या अव्यक्त ना हो। ये बात गलत यहाँ पे दी गई है। निश्चित महत्वपूर्ण अव्यक्त होने वाला जीन, ये बात का कोई मतलब नहीं बच्चा। कह रहे हैं सभी जीन जो कि आरएनए के रूप में अव्यक्त होता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है। यानी कि आपका जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। आपके क्वेश्चन 102 का जवाब विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 103। कथन 1 और कथन 2 की बात बताई गई है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में धनात्मक की बात करी गई है। प्रोकैरियोट्स में धनात्मक आवेशित डीएनए। तो आपको पता है बच्चा जो डीएनए होता है ये धनात्मक नहीं होता है। डीएनए जो होता है ये आपका ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक लिख दिया गया है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ऋणात्मक, निगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर प्रोटीन के साथ में लिख दिया गया है ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था धनात्मक के साथ एक क्षेत्र में स्थित होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत दी गई है। कथन 2 में अगर बात करें तो बच्चा यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोट्स में ऋणात्मक आवेशित डीएनए, जो कि बिल्कुल सही बात यहाँ बताई गई। ऋणात्मक आवेशित डीएनए और धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर ये सारी जो होती हैं बिल्कुल सही। तो बच्चा कथन 1 यहाँ पे गलत है, कथन 2 सही है। जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा आपके पास 103 का जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा बच्चा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 में देखेंगे कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 आपका सही है। यानी कि आपके सामने विकल्प 3 बन जाएगा सही जवाब आपके पास 103 का। अगला प्रश्न आपके सामने 104। तो बच्चा 104 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 104 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुरूप कोडिंग स्टैंड पर है। अगर बने हुए एमआरएनए पर अनुक्रम कुछ इस प्रकार यहाँ पे जाएगा। तो बच्चा आपके सामने यहाँ पर एक स्टैंड आपको दिया गया है, एमआरएनए दिया गया है और ये एमआरएनए आपके सामने क्या है, ये है एमआरएनए जो आपका 5 प्राइम से आपका ये 3 प्राइम तक आपका गया है। तो बच्चा 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए और पता करना है कि इसका डीएनए स्ट्रैंड किससे बना होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बच्चा, ए जो है ए है तो ये बच्चा ए रहेगा, यू है यूरासिल। तो बच्चा यहाँ पे डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यूरासिल जगह पे थायमिन हो जाता है, सी सी रहेगा बच्चा, जी जी रहेगा, ए रहेगा और यूरासिल आपका थायमिन। तो इस तरीके से अगर पता करेंगे तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न यहाँ पर 104 का। याद सिर्फ इतना रखना है कि बच्चा अगर डीएनए होगा तो ये थायमिन रहता है और अगर आपका आरएनए है तो आपका थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या रहता है, यूरासिल रहता है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो आपका प्रश्न 104 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 105। 105 बच्चा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बात कर रहे हैं हर्षे और चेज के प्रयोग के बारे में। तो हर्षे चेज के प्रयोग में संदर्भ में सही कथन यहाँ पे क्या है,
तो सबसे पहले बात आपके सामने क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रेडियो सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में वृद्धि कर रहे विषाणु रेडियो सक्रिय डीएनए रखता है, बिल्कुल सही बात है। फिर ये कह रहे हैं बच्चा दूसरी बात में रेडियो सक्रिय सल्फर पर वृद्धि कर रहे विषाणु रेडियो एक्टिव प्रोटीन रखता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करी गई है। यहाँ पे बात करके अगर रेडियो सक्रिय फास्फोरस वृद्धि कर विषाणु रेडियो एक्टिव प्रोटीन रखता है, जो कि गलत दी गई है। रेडियो सल्फर पर वृद्धि कर विषाणु रेडियो एक्टिव डीएनए रखता है, ये बात गलत दी गई है। और यहाँ पर रेडियो सक्रिय प्रोटीन की बात करी गई, ना कि सल्फर और प्रोटीन। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे गड़बड़ करी गई हैं। बात क्या है यहाँ पे, ए और बी सही होगा, और ए और बी हमारा कहाँ है, ए और बी हमारा कहाँ पे है, ए और बी है हमारा विकल्प नंबर 2 में। तो यानी कि आपके पास 105 का जवाब क्या होगा, आपके पास 105 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने 106, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 106 में, कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन के दौरान डीएनए की प्रक्रिया को उत्तेजित करने की क्षमता रखता है, जो बात आपकी बिल्कुल सही बताई गई बच्चा। यहाँ पे कथन बन यहाँ पे सही है, कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज रो कारक के साथ, तो बच्चा आरएनए पॉलीमरेज रो कारक के साथ अनुलेखन की बात करी जा रही है, और अनुलेखन में रो कारक नहीं होता है, अनुलेखन में होता है आपका सिग्मा। अनुलेखन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा कारक, यहाँ पे होता है, ये बात इनकी यहाँ पे गलत बताई गई है। तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, आपका प्रश्न 106 आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 106 का बच्चा पहला। पहले में क्या दिया गया है ध्यान से देखिए, कह रहे हैं पहला कथन सही है और कथन 2 यहाँ पे गलत है, तो यानी कि जवाब बनेगा आपका 106 का पहला विकल्प ही होगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 107, तो बच्चा 107 में आपके सामने मैचिंग का क्वेश्चन दिया है, आपको पता है मैचिंग का क्वेश्चन आपके नीट के पैटर्न में बहुत ज्यादा आता है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कह रहे हैं गर्भावस्था के 4 सप्ताह के बाद, तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, 4 सप्ताह का मतलब है यहाँ पे 1 मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 1 मंथ में आपको पता है हार्ट यानी हृदय का निर्माण होता है, ये बात यहाँ पे सही जाएगी। तो बच्चा यहाँ पे ए को हम लोग किससे मिलाएंगे, ए को हम लोग मिलाएंगे सेकेंड से, ये बात यहाँ बिल्कुल सही बताई गई है। उसके बाद हम लोग बी को किससे मिलाएंगे, तो बी में बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, बी में हम लोग क्या दिया गया है कि गर्भावस्था के 12 सप्ताह के बाद, तो बच्चा 12 सप्ताह के बाद यहाँ पे बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, यानी ए का सेकंड ऑप्शन है और बी का आपका फोर्थ है। तो बच्चा ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, आंसर यहाँ पे थर्ड जाएगा, आंसर बच्चा यहाँ पे थर्ड जाएगा। देख पा रहे हैं क्या सी का बन है, तो बच्चा 24 सप्ताह के बाद में अगर बात करें तो आंखों की पलकें बनेंगी, और 8 सप्ताह के बाद यानी आफ्टर द 2 मंथ क्या बनेगा, पाद एंड अग्लियां विकसित हो जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका प्रश्न 107 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने 108। 108 में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं हार्मोन का नाम बताइए जो अपरा के द्वारा स्रावित नहीं होते हैं। तो बच्चा कौन से, अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा, अपरा का मतलब बच्चा क्या होता है प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा होता है इससे हार्मोन निकलते हैं बच्चा 5। आपको ये याद रखना है कि यहां से 5 हार्मोन निकलते हैं। ये 5 हार्मोन में पहला क्या है बच्चा, पहला है आपके सामने HCG, दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा है आपके सामने HPL, उसके बाद में बच्चा तीसरा हमारा क्या था, तीसरा था हमारा एस्ट्रोजन, देन हमारा चौथे पे था प्रोजेस्टेरॉन, चौथे बच्चा क्या है हमारा, चौथे पे है प्रोजेस्टेरॉन, और देन क्या है 5वें नंबर पे रिलैक्सिन। 5वें नंबर पे क्या हमारा हार्मोन है, ये हार्मोन है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन अगर बात करें तो बच्चा ओवरी से भी निकलता है, ये रिलैक्सिन अगर बात करी जाए तो ओवरी से भी निकलता है। तो यहाँ पर 5 हार्मोन के अलावा देख पा रहे हैं, तो बच्चा एस्ट्रोजन है, बिल्कुल सही बात है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, पर इनहिबिन नहीं होता है, HCG होता है, HPL होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि कौन सा स्रावित नहीं होता है। तो बच्चा इनहिबिन जो वाली बात ये सही जाएगी, विकल्प बनेगा केवल आपका सी, यानी कि सी का मतलब विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। आपके प्रश्न 108 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने अगर बात की जाए तो अगला विकल्प है आपके सामने अगला प्रश्न 109। कह रहे निषेचन के अभाव में कार्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन गर्भाशय अंतस्थ के विघटन कारण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, निषेचन का अभाव अगर होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम का आपको फंक्शन पता है, ये क्या करता है बच्चा, ये अगर बात करें तो ये एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये क्या करता है, ये बच्चा कराता है स्रावित। तो जब यहाँ पे ये डीजेनरेट हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बना पाएगा, जिससे हमारी लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम भी खत्म हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मादा में
चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक होता है, रजोदर्शन और रजोज के बीच विस्तृत होता है। ये बात दोनों सही है। बच्चा दोनों की दोनों बातें जब सही होती हैं तो हमारा जवाब क्या बनता है? जवाब हमारा यहाँ पे बनेगा विकल्प नंबर 1 यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। 109 का जवाब। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारा 110। तो अच्छा 110 में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? 110 में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो एसटीडी है, एसटीडी की निम्नलिखित सूची है बीमारी का चिन्ह जो कि पूर्ण से लाइलाज है। तो बच्चा यहाँ पे लाइलाज में अगर बात करें तो आपके सामने क्या लिखा है? आपके सामने यहाँ पे बी और डी बच्चा देखेंगे ध्यान से। बी में क्या लिखा है बच्चा? बी और डी में यहाँ पे कह रहे हैं जेनाइटल हर्पीस और डी में कह रहे हैं हेपाटाइटिस बी। बच्चा ये दोनों बीमारी हमारी कैसी हैं? ये दोनों हमारी बीमारी कैसी हैं? लाइलाज। ये हमारी बीमारी कैसी है? लाइलाज बीमारी है। और यहाँ पर यही पूछा गया है जो पूर्ण रूप से कैसी हो? लाइलाज हो, उन्हीं के बारे में हमको बताना है। तो बच्चे जेनाइटल हर्पीस और आपका हेपाटाइटिस, और अगर आपसे और पूछा जाए तो बच्चा एक आपका है एचआईवी। एचआईवी का मतलब जो हम लोग एचआईवी से हमारा जो एड्स होता है वो, ये सब लाइलाज है। तो जवाब में बी और डी जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। तो बच्चा बी और डी कहां लिखा है? बी और डी आपके लिखा है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। बाकी जेनाइटल वार्ड, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस अगर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो इनका इलाज संभव है। तो आपका प्रश्न 110 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने है 111। 111 बच्चा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहे मुंह द्वारा खाए जाने वाली गोलियों के साथ एमटीपी संगतता को चिकित्सीय समापन अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। कब? लेकिन 7 से 9 सप्ताह के अंदर। ये कब सुरक्षित माना जाता है? तो ये सुरक्षित माना जाता है 7 से 9 सप्ताह के अंदर। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 112। अगला प्रश्न भी 112 ध्यान से देखेंगे। कह रहे गाल्जी उपकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो बच्चा गाल्जी ऑपरेटस आपको पता है, गाल्जी ऑपरेटस के बारे में बात कर रहे हैं और गाल्जी ऑपरेटस में यहाँ पे जितने विकल्प दिए हैं ध्यान से पढ़ेंगे और इनमें ध्यान से देखिएगा विकल्प नंबर ए को और विकल्प नंबर सी को। तो बच्चा गाल्जी के बारे में बात करनी है, सही बात आपको बतानी है। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का आपका निर्माण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि फॉर्मेशन होता है गाल्जी में आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ईआर पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। और यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक बच्चा एक फेस जो होता है वो उसको हम लोग सिस फेस बोलते थे, एक को हम लोग यहाँ पे सिस फेस बोलते थे और दूसरे को हम लोग यहाँ पे ट्रांस फेस बोलते थे। ट्रांस फेस बोलते तो सिस फेस से बच्चा यहाँ पे चीजें इंटर करती थी और ट्रांस फेस से निकल के इसमें बाहर आती थी ट्रांसफॉर्म होकर के। फिर कहना चाहिए आयंस के परिवर्तन को, तो बच्चा आयंस के परिवहन को नहीं या यांत्रिक सहारा करता है, नहीं करता है, या एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण करता है, नहीं करता। तो बच्चा सही क्या है? सही है आपके सामने ए और सी। ए और सी यहाँ पे कहा दिया गया है? ए और सी आपका दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। तो यहाँ पे बच्चा 112 का क्या बनेगा जवाब? 112 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 113 ध्यान से देखिएगा। कह रहे बच्चा सूची 1 सूची 2 है। तो बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं फ्लेमिंग जो आप हैं इन्होंने किसका नाम दिया था? तो बच्चा इन्होंने ये संबंधित है क्रोमेटिन से। दूसरी बात है बच्चा रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन आपको पता है इन्होंने खोज करी थी केंद्रक की, जिसको हम लोग बच्चा बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। देन बच्चा सी में कह रहे हैं जॉर्ज पेलाडे। जॉर्ज पेलाडे ने बताया राइबोसोम की बच्चा खोज करी थी और कैमिलियो गाल्जी ने कोशिका द्रव्य के पास डिस्क करके बात करी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाल्जी ऑपरेटस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा आपका पहला। जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। आपके पास 113 का जवाब विकल्प नंबर 1 बनेगा। अगला प्रश्न भाई साहब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 114। तो बच्चा 114 में क्या है? फिर से आपके सामने बच्चा सूची की बात करी गई है, सूची 1 सूची 2 114। सबसे पहला आपके सामने कसाब, जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। तो बच्चा सिलिया जो होते हैं अगर बात करी जाए तो ये संबंधित किससे हैं? सिलिया आपके संबंधित किससे होते हैं? ये संबंधित होते हैं एक्जो नीम से। दूसरी बात अगर बात करी जाए तो बच्चा यहाँ पे एक का थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया है कसाब। कसाब को बच्चा अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिलिया। और एक का थर्ड कितनी जगह है? एक का थर्ड बच्चा 2 जगह है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब बात आ रही है बच्चा कि यहाँ पे बी का ऑप्शन 4th होगा या बी का ऑप्शन 2nd होगा। तो 114 में ध्यान से देखिए बच्चा, बी में बी का ऑप्शन क्या बनेगा? बी का ऑप्शन 114 में क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। बी का ऑप्शन कह रहे हैं अंतर्दबी जालिका, यानी कि बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संबंधित किससे है? राइबोसोम से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम लोग कहते हैं ER। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संबंधित किससे है बच्चा?
ये संबंधित है राइबोसोम से, आपको पता है। और जिन ईआर पर राइबोसोम पाया जाता है, ये दो टाइप के होते हैं, जिन्हें पाया जाता है उनको हम लोग आरईआर कहते हैं, जिन्हें नहीं पाया जाता है राइबोसोम वो होते हैं एसईआर। आरईआर क्या करते हैं बच्चा? ये आरईआर को पता है, ये प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। और जो एसईआर होता है, जो आपका जो एसईआर होता है, ये आपका अन्य चीजें जैसे आपका लिपिड वगैरह, ये सब सारी चीजें यहाँ पे बनाता है। इससे लिपिड सिंथेसिस का काम यहाँ पे होता है, लिपिड निर्माण में ये मदद करते हैं। तो यहां पर याद रखना है कि ईआर संबंधित होगा राइबोसोम से, यानी डी का ऑप्शन फोर्थ होगा। और बी का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। जवाब आपका दूसरा ही निकल के सामने आ गया है। तो बच्चा सी का देखो 2 है कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया पता है फिंगर लाइक अपीयरेंस होते हैं बच्चा, यहाँ पे क्रिस्टी होता है। और डी का बन है कि नहीं? काइनेटोकोर में तर्क तंतु होते हैं। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 2। आपके पास 114 का जवाब विकल्प नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न भैया है आपके सामने 115, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कौन सा ग्लूकोज परिवहन करता इंसुलिन पर निर्भर है? तो बच्चा आपको पता है इसके लिए एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूट4। इसको बच्चा हम एक प्रोटीन बोलते हैं ग्लूट4 बच्चा है, प्रोटीन होती है अपनी। और ये आपके किस चैप्टर में है? बड़ा चैप्टर है अपना बायोमॉलिक्यूल। कौन चैप्टर में इसको हमने पढ़ा था? हमने इसको पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल में, इसको हमने पढ़ा था। और ये ग्लूट4 यहाँ पे जाएगा आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 115 का जवाब बनेगा यहाँ पे विकल्प नंबर 4। 115 का जवाब विकल्प नंबर 4 बनेगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चा? अगला प्रश्न यहाँ पे है 116। 116 में क्या कह रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। कह रहे कोई एंजाइम धातु एवं जो कि एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बना होता है, इसे प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। जो कि बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से बात अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बताई गई है? ये बात गलत बताई गई है। दूसरा बात अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करें? एक संपूर्ण उत्प्रेरक संक्रिय प्रोस्टेटिक ग्रुप के साथ बना होता है, इसे हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे गलत बताई गई है। बच्चा यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है कि होलो एंजाइम के बराबर होता है एपो एंजाइम कोफैक्टर। बच्चा होलो एंजाइम के बराबर क्या होता है? यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है कि होलो एंजाइम के बराबर क्या होता है बच्चा? यहाँ पे एपो एंजाइम और साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पे होता है कोफैक्टर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर होते हैं बच्चा 3 टाइप के। एक जो होता है इसमें से, इसमें हम लोग क्या इसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा को एंजाइम। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे को एंजाइम। दूसरे को बोलते हैं बच्चा प्रोस्थेटिक ग्रुप। और फिर बोलते हैं मेटल आयन। फिर क्या बोलते हैं बच्चा? मेटल आयन बोलते हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि होलो एंजाइम बराबर जो होता है एपो एंजाइम होता है, कोफैक्टर होता है, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ये। और लूजली बाइंड कौन होगा? लूजली बाइंड आपके होते हैं को एंजाइम। को एंजाइम जो होते हैं ये आपके लूजली बाइंड होते हैं। ये जो को एंजाइम होते हैं ये कैसे होते हैं? ये बता लूजली बाइंड होते हैं, यानी कि ये ढीले बंधे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये टाइटली बाउंड होते हैं। ये होते हैं बच्चा टाइटली बाउंड, टाइट बंधे होते हैं। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। तो बच्चा ये बात अगर याद होगी तो हम आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों बातें यहाँ पे गलत दी गई हैं। जवाब क्या बनेगा? जवाब आपका बनेगा भैया क्या? 116 का जवाब क्या बन जाएगा? 116 का जवाब बनेगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। यानी कि दोनों की दोनों बातें हमारी कैसी हैं? दोनों की दोनों यहाँ पे बातें हमारी असत्य हैं। जवाब नंबर 3 बनेगा आपका, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके पास 116 का। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न है आपका 117। ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे लाइगेज की बात कर रहे हैं। लाइगेज एक एंजाइम का वर्ग होता है, आपको पता है, जो यौगिक को साथ जोड़ने के तरीके उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा बंध उत्प्रेरित करता है? तो बच्चा ये जो बंध उत्प्रेरित करता है ये कार्बन और कार्बन के बीच को उत्प्रेरित करता है। और ये कार्बन कार्बन की बात आपकी करी गई विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके पास 117 का जवाब। अगली बात है बच्चा यहाँ पे 118। अगला प्रश्न 118 है। ध्यान से देखिए 118 में क्या कह रहे हैं? 118 में कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 की बात करी गई है। क्या बनेगा जवाब? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटीन की प्राथमिक यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बच्चा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये संबंधित है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। बी में बात कर रहे हैं प्रोटीन का द्वितीयक संरचना जो होती है, द्वितीयक संरचना जो होती है संबंधित किससे है?
संबंधित है बच्चा। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है बच्चा यहाँ पे अगर बात करें अल्फा, दूसरा आता है इसमें बीटा प्लीटेड सी। बीटा कुंडली आती है, अल्फा कुंडली आती है और बीटा कुंडली आती है। अगली बात संबंधित है प्रोटीन की तृतीयक स्ट्रक्चर, और तृतीयक जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और प्रोटीन जो होता है ह्यूमन का, ये अगर बात करें मानव हीमोग्लोबिन चतुर्थक में आता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, जो मानव की हीमोग्लोबिन है, इसमें अगर बात करें तो 2 होते हैं आपके अल्फा और 2 होती हैं बीटा चेन। तो जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा 118 में क्या प्रश्न होगा बच्चा, 118 जवाब बनेगा यहाँ पे पहला। पहले में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, एक थर्ड है, फोर्थ है ये, तो बच्चा पहला यहाँ पे बनेगा आपका जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 119। 119 में क्या है ध्यान से देखेंगे, दो गठन की बात कर रहे हैं बच्चा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं मॉस के जीवन चक्र में गेमेटोफाइट की प्रथमावस्था जो होती है प्रोटोनीमा होती है, ये बात बिल्कुल सही है, प्रोटोनीमा यहाँ पे पाई जाती है। फिर कह रहे हैं प्रोटोनीमा सीधे ही कैप्सूल में बने हुए बीजाणु से यहाँ पे विकसित होती है, ये बात भी सही है। कह रहे हैं बच्चा दोनों की दोनों यहाँ पे बातें सही हैं, और दोनों ही बातें अगर बात करें तो एक दूसरे की व्याख्या करती हुई नजर आ रही हैं। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4। आपके प्रश्न 119 का जवाब विकल्प नंबर 4 बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, तो बच्चा अगला प्रश्न है आपके सामने 120। कह रहे हैं सही अनुरूपता क्या है, तो बच्चा सही अनुरूपता यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखें, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, फाइनस। जिम्नोस्पर्म का बच्चा एग्जांपल क्या है, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है सिड्रस, फाइनस, सिकोआ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये बात तो बच्चा सही है। फिर कह रहे हैं एंजियोस्पर्म में क्या है, बोल्फिया है, यूकेलिप्टस, सिकोआ, तो बच्चा एंजियोस्पर्म में सिकोआ नहीं आता है, आपको पता है। ब्रायोफाइट में पॉलीट्राइकम में पॉलीसाइफोनिया है यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्फैग्नम, तो बच्चा पॉलीसाइफोनिया इसमें नहीं आता है। देन है टेरिडोफाइट, स्क्विटम, जिंगो और एडियंटम। तो टेरिडोफाइट में बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो जिंगो की बात करी गई है, इक्विसीटम की बात करी गई है, और यहाँ पे बात करी है इसकी, तो बच्चा जिंगो भी इसमें नहीं आता है। तो बच्चा यहाँ पे सारी चीजें गड़बड़ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है आपके, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, फाइनस और सिकोआ। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 120 का। 120 प्रश्नों का बच्चा 120 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने 121। कह रहे हैं अगर कॉकरोच का बच्चा सर यहाँ पे हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों के लिए जीवित रह सकता है, क्यों? अगर कॉकरोच का बच्चा सिर हटा दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए जीवित क्यों रह पाएगा? क्योंकि आपको पता है कि कॉकरोच के जो सिर वाला पार्ट होता है इसमें नंबर ऑफ जो गैंग्लिया है बहुत ही कम होते हैं। सिर तंत्र का एक छोटा अनुपात ही रखता है, जबकि शेष भाग में शरीर के अधर भाग में स्थित होता है, ये बात है यहाँ पे इसलिए। और यहाँ पे अगर 1/3 हिस्सा रखता है सर में, तो ऐसा नहीं है कॉकरोच को यहाँ पे बुझका कि सब कुछ नहीं होगा, ये तंत्रिका नहीं होता, ये बात भी नहीं है। और सिर में बच्चा जो गैंग्लिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। इसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और बच्चा ये जो गैंग्लिया होती है यही इसका मस्तिष्क होता है, यही इसका क्या होता है, यही इसका मस्तिष्क होता है, जो सप्लाई करता है नर्व को। कहां सप्लाई करता है, ये करता है बच्चा एंटीनी को करता है। और ये कहां करता है, जो इसकी आईज होती हैं, मतलब जो इसकी आंखें होती हैं, तो इसको यहाँ पे सप्लाई करता है नर्व को, मस्तिष्क। और यहां से जो नर्व होती हैं, इनकी जो नर्व हैं, ये नर्व आगे बढ़ती हैं इस तरीके से। तो बच्चा मस्तिष्क में, एंटीनी में यहाँ पे सारी चीजें जाती हैं और ये इनका मस्तिष्क कहलाता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया इनका मस्तिष्क कहलाता है। जवाब यहाँ पे पहला बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 122। तो बच्चा 122 में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 122 में आपके सामने बात कर रहे हैं लाइपेज की, और आपको बताया लाइपेज में ईस्टर बॉन्ड होता है। लाइपेज में बच्चा कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर। तो ए को हम लोग मिला देंगे सेकेंड ऑप्शन से, ए को हम लोग किससे मिला देंगे, ए को हम लोग मिला देंगे सेकेंड ऑप्शन है ईस्टर। और ए का सेकेंड भैया एक ही जगह है, ध्यान से देखिएगा, ए का सेकेंड जो है वो आपका एक ही जगह है, और आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपका प्रश्न 122 है, एक से आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है आपका 123, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं सूची 1 सूची 2 यानी मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार आपको क्वेश्चन है, बताया जाएगा। तो बच्चा ए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ग्रैनुलर एपिथेलियम। अब आपको पता है यूनिसेलुलर ग्रैनुलर एपिथेलियम जो होती है ये आपकी गोबलेट सेल होती है। तो ए को बच्चा यहाँ पर हम लोग किससे मिला देंगे, थर्ड ऑप्शन से मिलाएंगे। एक कोशिकीय
आहार नाल की उपकला और ये गोवलेट सेल आपकी होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी होती थी आपकी? मल्टी सेल आपकी होती थी बहुकोशिकीय में। तो एक ऑप्शन बनेगा थर्ड, और एक ऑप्शन थर्ड एक ही जगह है, बाकी कहीं पे नहीं है, और एक ही जगह होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर 2। तो बच्चा यहाँ पे ए का थर्ड है, बी क्या देखो क्या फोर्थ है कि नहीं है? तो बिल्कुल बच्चा आपको पता है संयुक्त उपकला मुख्य नम उपकला सतह पे होता है। सी का देखो वन है, बहुकोशिकीय लार ग्रंथियां होती हैं, और ये बच्चा अग्नाशय से संबंधित बात है, अंतः सभी ग्रंथियां। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 124। तो 124 में बच्चा क्या कह रहे हैं? यहां से देखिए 124 में क्या कह रहे हैं? 124 में कह रहे हैं उपकला ऊतक के लिए लक्षण होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्या बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू के पास फॉलोइंग फीचर होते हैं, इनमें से कौन कौन सा होना चाहिए? तो सारे ऑप्शन भैया ध्यान से देखिएगा, और सारे ऑप्शन में अगर बात करी जाए तो आप ऑप्शन नंबर बी, सी, ई को ध्यान से देखिए। बी को, सी को और ई को बच्चा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शरीर के कुछ भाग के आस्तर प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संयुक्त उपकला बहुस्तरीय होती है, श्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका के मतलब के लिए होती है, ये बात भी सही है। फिर कह रहे हैं बहिस्रावी ग्रंथि उपकला ऊतक रखती है, ये बात भी सही है। यहाँ पर आपके पास क्या निम्नलिखित लक्षण उपकला ऊतक संबंधित? तो बी, सी, ई सारे लक्षण सही है। ये अपने मुख सतह पर कसाब नहीं रखते हैं, ये बात का कोई मतलब नहीं है। नाक की नोक में अवस्थित होता है, ये बात का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बी, सी, ई जहां पे होगा वही बनेगा जवाब। बच्चा बी, सी, ई जवाब नंबर विकल्प नंबर 3 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब आपके प्रश्न 124 में। तो आपका प्रश्न होगा 124, जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है यहाँ पे 125। 125 में बच्चा कह रहे हैं आपके सामने सूची की बात करी जा रही है, आपके सामने गुड़हल यानी चाइना रोज की बात करी जा रही है। बच्चा आपको पता है चाइना रोज में होता है एक्जाइल, प्रेजेंटेशन होता है एक्जाइल। एक्जाइल का मतलब होता है कि स्तंभीय। तो मतलब यहाँ पे हम ए को मिला देंगे थर्ड से, गुड़हल, और गुड़हल को हम बोलते हैं स्तंभीय, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्जाइल। क्या कहते हैं? एक्जाइल। तो बच्चा ए का ऑप्शन यहाँ पे थर्ड है, ये दो ऑप्शन गए काम से बाहर। अब बात करते हैं बच्चा सरसों की। तो यहाँ पे जो सरसों है आपको पता है इसको मस्टर्ड कहते हैं, इसमें होता है बच्चा पैराइटल, और पैराइटल का मतलब होता है भित्तीय। पैराइटल का मतलब क्या होता है? पैराइटल का मतलब होता है भित्तीय। अंग्रेजी के भी बच्चा कुछ नाम हम लोग जानेंगे ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ना आ जाए। तो यहाँ पर ए को हम लोगों ने मिलाया थर्ड से, बी को मिलाया हम लोगों ने फोर्थ से, लेकिन दोनों जगह है। और आगे बढ़ो तो और आगे बात करेंगे बच्चा प्रिमरोज की। तो प्रिमरोज को अगर बात करें तो प्रिमरोज में होता है बच्चा फ्री सेंटर, और फ्री सेंटर का मतलब यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मुक्त स्तंभीय। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल को हम लोग कहते हैं मुक्त स्तंभीय। प्रिमरोज का सी का ऑप्शन बनेगा वन। तो बच्चा सी का ऑप्शन वन ये है, जवाब निकल के आपका आ गया। आपका जवाब निकल के आ गया विकल्प नंबर 3। गेंदा, और गेंदा में बच्चा ऑप्शन आपका क्या होगा? आधारी, और आधारी को हम लोग कहते हैं बेसल। हम लोग आधारी को क्या कहते हैं? बेसल। तो जवाब आपका बनेगा विकल्प नंबर 3, आपके पास 125 का जवाब। अगला प्रश्न भैया 126। 126 में कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन सा उदाहरण मोनोकार्पली कई सारे बीजांड के साथ एक कोशिकीय अंडाशय को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चा ये चीजें आपकी फैबेसी फैमिली में होती हैं, और फैबेसी फैमिली के बच्चा यहाँ पे दो एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ए और सी। ध्यान से देखिएगा, ए और सी में बच्चा ये जो आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं ये संबंधित किससे हैं? ये संबंधित है बच्चा फैबेसी फैमिली से। किससे संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं फैबेसी फैमिली से भैया, ये संबंधित हैं आपके। और इसी की बात करी जा रही कि मोनोकार्पली कई सारे बीजांड के साथ एक कोशिकीय अंडाशय को प्रदर्शित करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सही जाएंगी। ये बच्चा आपका सोलिनेसी है, सोलिनेसी है, एस्पेरेगस भी इससे संबंधित नहीं है। जवाब में अच्छा आपको बनेगा ए और सी। तो ए और सी कहां दिया गया है? ए और सी आपका दिया गया है विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, ए और सी। सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प नंबर 4। आपके पास 126 का जवाब विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 127, ध्यान से देखिएगा। 127 में क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन की यहाँ पे बात करी जा रही। तो बच्चा यहाँ पे क्या सही क्या गलत है ध्यान से देखेंगे बच्चा। तो कथन ए में कह रहे हैं समीमाछी पुष्पा में पुष्प एक एपी एक्रोपेटल अनुक्रम में होता है। तो बच्चा एक्रोपेटल में नहीं होता, ये होता है आपके बेसी पेटल में। ये एक्रोपेटल में नहीं होता। जो समीमाछी पुष्पम होते हैं एक्रोपेटल नहीं होता है,
इसमें आपका होता है बेसी फेटल इनकम होता है, तो इसकी वजह से ये बात गलत हो गई है। गुल बोन में अगर बात करें तो अब एक्टिनोमार्फिक, तो एक्टिनो नहीं होते हैं बच्चा, यहाँ पे होते हैं जाइगोमार्फिक। यहाँ पे कैसे होते हैं? जाइगोमार्फिक होते हैं, जिसकी वजह से ये बात गलत हो गई। कुकुम्बर के पुष्प में पुष्पासन किनारे की ओर वृद्धि करते हैं, अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं, इसमें संलग्न होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं सहपत्र पुष्पवंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ये बात भी सही है। सरसों के पुष्प में हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस का मतलब पता है आपको सुपीरियर ओवरी, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो मतलब विजय यहाँ पे अगर बात की जाए, आपके सामने सी डी ई आपके सामने सही जवाब दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर 4 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 127 का जवाब क्या बनेगा? 127 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 128। राइजोफोरा के द्वारा ऋणात्मक जियोपैटिक जड़ पैदा कहलाते हैं, तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको बताया बच्चा, यहाँ पे जो होता है आपके रूट बन जाती हैं, और ये जियोट्रॉपिक जो रूट होती हैं ये क्या करती हैं? होती हैं आपके निमेटोफोर, और ये हमेशा कहाँ होती हैं? ये बच्चा श्वसन के लिए होती हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये होती हैं श्वसन के लिए, ये होती हैं श्वसन के लिए। तो बच्चा जो दलदल वाले प्लांट होते हैं उनमें ये श्वसन करती हैं निमेटोफोर, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पे 129 होगा बच्चा। 129 में ध्यान से देखेंगे क्या है जवाब। 129 में बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कहते हैं क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे सही है, तो क्लीनर फिल्टर के संदर्भ में बच्चा क्या सही है? ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप विकल्प नंबर बी और ई को। बच्चा बी में क्या बताया गया ध्यान से देखो, और ई में क्या बताया गया ध्यान से देखो। तो क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको पता लगाना है। तो क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम में बच्चा आपको पता लगाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ बच्चा होता ये है कि आपका एडिशनल एक्स बाई इस तरीके से आपकी कंडीशन बनती है, तो 44 45 46 47 क्रोमोसोम नंबर हमारे के पास कितने हो जाते हैं? 47। और एक एक्स्ट्रा बच्चा फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होता है, मतलब मादा का कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान देखो, इस प्रकार के व्यक्ति कुल मिलाकर मर्दाना विकास होता है। अगर बात करें, कभी कभी स्त्री संबंधित लक्षण भी आपके व्यक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है? मर्दाना विकास तो होता है, पर साथ में स्त्री संबंधी लक्षण भी यहाँ पे व्यक्त होते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बताई गई है। उसके बाद में यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार का व्यक्ति अप्रयाजयी होता है, यानी स्टेराइल होता है, यानी कि ये कैसा होता है बच्चा? ये होता है स्टेराइल होता है, या इनफर्टाइल भी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही करी गई। कह रहे हैं ये एक प्रकार का सबसे पहले लैंगडन डाउन, तो बच्चा लैंगडन डाउन का यहाँ अच्छे से कोई संबंध नहीं है। ये लैंगडन डाउन जो है ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित थे, तो ये बात इनकी गलत है। फिर कह रहे हैं प्रभावित व्यक्ति छोटा अवयव होता है, ये भी बात का कोई मतलब नहीं है। शारीरिक साइकोमेट्रिक मानसिक अवरोधित और इसका भी कोई मतलब नहीं है। जवाब यहाँ पे क्या बनेगा? जवाब भैया यहाँ पे बनेगा बी और ई। तो आपके सामने बी और ई कहाँ लिखा है? बी और ई लिखा है आपके विकल्प नंबर 1 में। आपका प्रश्न 129 होगा, और 129 में आपका जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने 130 में ये ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 130 में आप विकल्प नंबर ए और सी को। तो बच्चे यहाँ पे ए को देखिए और सी को देखिए, क्या कह रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया की बच्चा बात कर रहे हैं, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में सही बात आपको पता करनी है। तो कह रहे हैं बीटा ग्लोबिन के लिए जीन्स में एक परिवर्तन होता है, ये बात सही है, बीटा ग्लोबिन जीन में परिवर्तन हो जाता है, ये एक प्रकार का बिंदु। तो बच्चा यहाँ पे परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? जो आपका GAG होता है ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है GUG में, यानी ए की जगह पे क्या आ गया? यू आ गया। तो पहले ये आपका किसमें कन्वर्ट था, और बाद में ये क्या बन जाता है बच्चा? बैलिन। तो पहले ये था बच्चा ग्लूटामिक एसिड, पहले यहाँ पे क्या था? पहले जो था ये क्या था? ये था आपका ग्लूटामिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो गया है बैलिन में, यानी GAG कन्वर्ट हो जाता है GUG में। ये बात आपको याद रखना है, और ये बात है mRNA के लिए। तो यहां पे एक तरीके से क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसको हम लोग बिंदु म्यूटेशन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल इनकी सही है। अब आगे बढ़िए बच्चा, तो आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं बीटा ग्लोबिन चैन में इसके लाइसिन की जगह बैलिन। तो बच्चा लाइसिन की जगह बैलिन नहीं होता है, आपके ग्लूटामिक की जगह पे होता है, लाइसिन की जगह नहीं होता है, ग्लूटामिक की जगह पे होता है। लाइसिन की जगह क्या होना चाहिए? लाइसिन जगह यहाँ पे अगर ग्लूटामिक होता तो आपका जवाब हो सकता था सही। सामान्य जीव में यू विस्थापित होता है ए के द्वारा, नहीं, ए जो है ये विस्थापित हो जाता है यू के द्वारा।
तो ये बात भी इनकी यहाँ पे गलत है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो आपको ए और सी मिल रहा है सही जवाब, यानी कि आपके सामने विकल्प नंबर 4 जाएगा सही जवाब। आपके प्रश्न 130 का जवाब क्या होगा? 130 का जवाब विकल्प नंबर 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने 131, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 131 में यहाँ बच्चा बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि के संबंध में सही कथन क्या होगा? तो बच्चा यहाँ पे 131 में ध्यान से देखिए, 131 में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें सही से देखिए बच्चा ऑप्शन नंबर बी और डी को। तो बच्चा बी में क्या कह रहे हैं और डी में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं, आगे की बात करते हैं। कह रहे नर दो प्रकार के युगों का निर्माण करता है। एक बच्चा यहाँ पे एक्स होता है और अथवा इसके बिना अगर बात करें तो एक एक्स के साथ और एक इसके बिना भी हो सकता है। तो बिल्कुल बात सही है, 2 प्रकार के यहाँ पे चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा नर विषम युग्मकता होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है नर विषम युग्मकता, नर विषम युग्मकता होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मतलब नर में बच्चा यहाँ पे बात करें तो नर में क्या होगा? एक्स होगा, एक वाई होगा, इस तरीके से चीजें यहाँ रहेंगी। दूसरी बात बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे सभी अंडे समजात गुणसूत्र के अतिरिक्त एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र दिखाई पड़ता है। तो ये बात भी बच्चा यहाँ पे सही है। ये दोनों बातें यहाँ पे बात करें तो यहाँ दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। अब देख लेते हैं गलत क्या है। तो कह रहे हैं एक प्रकार का मादा विषम युग्मकता, तो बच्चा मादा नहीं, यहाँ पे नर विषम युग्मकता, बात गलत हो गई। कह रहे कुल गुणसूत्रों की संख्या समजात और लिंग गुणसूत्र दोनों नर मादा में समान होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहे हैं समजात और लिंग गुणसूत्र ये दोनों कह रहे हैं दोनों समान नहीं होते हैं। तो ये दोनों समान नहीं होते हैं, दोनों आपके अलग अलग होंगे, यहाँ पे भिन्न भिन्न आपके होते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ये बात भी यहाँ पे गलत हो गई। सही जवाब हमें क्या मिला है? सही जवाब हमें मिला है बी और डी। तो बच्चा बी और डी कहां है? बी और डी आपका विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 131 का जवाब क्या होगा? 131 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 132, ध्यान से देखिएगा भैया। 132 में क्या कह रहे हैं? तो बच्चा 132 में ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आप जितने विकल्प हैं ध्यान से देखेंगे। आप विकल्प किसको देखेंगे बच्चा? ए सी डी ई को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहे हैं अच्छे से देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ए को देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग बच्चा सी को देख लेंगे और यहाँ पे डी को देखेंगे, यहाँ पे ई को देखेंगे। चलिए तो करें मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर निम्न से किसे समझा सकता है? बात कर रहे हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। तो बच्चा एक होता है एक प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं विकल्प नंबर सी में कि सामान्य डिप्लॉइड पात्रों में कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। कह रहे एक विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाली अलग अलग कारक इकाई कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही पैतृक लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, ये बात बिल्कुल सही है। गलत क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं एलील कोई अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करता है, ये बात इनकी गलत है। दोनों लक्षण F2 पीढ़ी में वैसे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं करता है, जिसकी वजह से ये बात है इनकी गलत। तो यहाँ पे सही क्या है? सही आपके सामने है ए सी डी ई, यानी कि विकल्प नंबर 1 है यहाँ पे सही जवाब। आपके प्रश्न 132 का जवाब क्या है? विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है यहाँ पे 133। 133 में भैया क्या कह रहे हैं देखिएगा। 133 विकल्प नंबर बच्चा सबसे पहले बात करें एक जीन के 2 अथवा अधिक वैकल्पिक रूप, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म जी है उसको कहते हैं बच्चा एलील। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं। एक जीन के 2 या अधिक वैकल्पिक रूप होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई जीन है तो इसके अगर एलील बनेंगे तो एलील क्या बनेगा? एक एलील बच्चा ये बन जाएगा, दूसरा एलील यहाँ पे ये बन जाएगा। तो आपके 2 या अधिक वैकल्पिक रूप होते हैं एलील। एक ऑप्शन किससे मिला दिया हमने? थर्ड से। अब यहाँ पे देखो बच्चा एक ऑप्शन थर्ड सिर्फ एक ही जगह है, बाकी कहीं नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपके सामने निकल के बस इतने से ही आ गया कि आंसर यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। आपके प्रश्न 133 में आंसर बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 134। 134 में कह रहे हैं लंबे पौधे के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप 3:1 अनुपात में लंबे और बौने पौधे की संतति का निर्माण होता है। दोनों पेरेंट्स के बीच जीनोटाइप क्या होगा? तो बच्चा ये बात कहाँ की बात करी जा रही है? बात करी जा रही है कहाँ की? जब हमने क्रॉस कराया था, सेल्फिंग कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी,
जब कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या कराया था, इसकी हमने जो कराई थी सेल्फिंग। तो बच्चा जब हमने सेल्फिंग कराया था तो आपको याद होगा कि हमने क्या कराया था, F1 में सेल्फिंग कराई थी और F2 में हमने क्या कराया था, F2 में हमने इसको इस तरीके से इसको हमने पता लगाया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो चीजें हमारे पास बन के आई थी वो क्या आई थी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आया था कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो है ये अगर बात करें तो एक पौधा हमें कैसा मिल रहा है, 3:1 में मिल रहा है। एक जो पौधा है ये हमको कैसा मिल रहा था, लंबे पौधे हैं और क्रॉस कराया गया था बौने। तो यहाँ पे लंबे यानी 3 लंबे मिल रहे हैं और एक कैसा मिल रहा है, एक बौना पौधा मिल रहा है। तो ये जो एक पौधा है ये हमारा कैसा है, ये हमारा बौना पौधा है। और यहाँ पर जो हमें ये जो पौधे आपको मिल रहे हैं, ये वाले ये 3 पौधे कैसे मिल रहे हैं, ये हमें लंबे पौधे मिल रहे हैं। कैसे पौधे मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं लंबे पौधे, और एक पौधा हमें यहाँ पे कैसा मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है बौना पौधा। तो जवाब क्या जाएगा, जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, जवाब यहाँ पे जाएगा कि जो हमारे पेरेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पेरेंट्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, यानी कि 134 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले यहाँ पे पेरेंट्स होंगे। सेल्फिंग की बात यहाँ करी जाएगी। तो जवाब विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके पास 134 का। अगला प्रश्न 135, ध्यान से देखिएगा। 135 बच्चा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देखिए। यहाँ पे बच्चा मैचिंग का क्वेश्चन है, आपके सामने एक तरफ साइड में जीप दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं। सबसे पहले प्लेटियल मेंथिस की बात कर रहे हैं, और प्लेटियल मेंथिस पता है आपको बाइलेटरल आपकी जो है यहाँ पे क्या होता है, बाइलेटरल सेमेस्ट्री होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर बच्चा ए को हम लोग कहां से मिला देंगे, ए को हम लोग मिलाएंगे थर्ड ऑप्शन है। ए को हम लोग कहां से मिला देंगे, जो 135 में ए आपका प्लेटियल मेंथिस है, यहाँ पे इसमें मिला देंगे थर्ड ऑप्शन से। और थर्ड में बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे थर्ड में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपूर्ण पाचन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन यानी सिंगल ओपनिंग होगा, और दुई पार्ट्स यानी बाइलेटरल की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं बाइलेटरल की, किसकी बात कर रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री की ये बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक ऑप्शन थर्ड है। अब देखो एक ऑप्शन बच्चा थर्ड कितनी जगह है, एक ऑप्शन थर्ड सिर्फ एक ही जगह है। आपका आंसर यहां से फट से निकल के आ गया। यहाँ पे अभी आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है बच्चा आपका 136। तो 136 में बच्चा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि गलत अनुरूपता क्या है, यहाँ पे गलत अनुरूपता बतानी है। तो बच्चा गलत अनुरूपता में अगर बात करें, सबसे पहली बात कह रहे हैं एलिट्स और आर्थ्रोपोड दुई पार्ट्स बाइलेटरल, बिल्कुल सही बात है। स्पंज आपके होते हैं, अगर बात करें आगोई एसिलोमेट होते हैं, सीलेंट्रेट्स डिनोफोर रेडियल होते हैं। और प्लेटियल मेंथिस के लिए बच्चा डिप्लो बताया गया, तो प्लेटियल मेंथिस आपका किस में आता है, ट्रिप्लो में आता है। प्लेटियल मेंथिस ट्रिप्लो यानी कि ये आपका द्विकोरिक में नहीं आता, ये बच्चा आता है त्रिकोरिक में। ये किस में आता है, ये आता है आपका त्रिकोरिक में। जवाब आपका बन जाएगा ये। तो यहां गलत विकल्प नंबर 4 है, विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है 137। तो 137 में क्या कह रहे हैं, बात ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन सा जमूत 3 कक्षीय हृदय रखता है, 3 कक्षीय आपको पता है उभयचर बच्चा सरीसृप रखते हैं। ये 3 कक्षीय हृदय कौन रखता है, ये 3 कक्षीय हृदय रखते हैं उन्हें बच्चा कुछ तो आपके आते हैं, कुछ तो आते हैं आपके उभयचर, कुछ आपके एक तो आपके उभयचर बच्चा आते हैं, दूसरे आपके आते हैं मोस्टली आपके क्या आते हैं बच्चा सरीसृप, जो सरीसृप है ये आते हैं। तो बच्चा ये मोस्टली क्यों लिखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि क्रोकोडाइल को छोड़कर जो आपका क्रोकोडाइल है, इस क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है क्रोकोडाइल में अगर बात करें तो क्रोकोडाइल में 4 कक्षीय हृदय होता है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं वो कितने ऑप्शन है 137 में। 137 में अगर बात करें तो यहाँ पे 137 में बच्चा विकल्प नंबर 2 दिखिएगा, आपके सामने लिखा है कैमिलियन, आपके सामने आएगा हाइला और कैलोटस। ये सब आपके जो ऑप्शन है वो उभयचर और सरीसृप से मिलते जुलते हैं। विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। आपके पास 137 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आपका 138। 138 का अधिकथन कहते हैं हेमिकॉर्डेटा में शरीर की गुहा मेजोडर्म से आपकी होती है, बिल्कुल सही बात है। हेमिकॉर्डेटा मेजोडर्म से आस्तरित होती है, बिल्कुल सही बात। फिर कहना है एसके एलमेंथिस में शरीर गुहा मेजोडर्म से आस्तरित नहीं होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात दोनों यहाँ पे सही है। पर व्याख्या
करती हुई नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो बच्चा ये यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं लेकिन बातें सही हैं। तो बच्चा प्रश्न 138 होगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 जवाब बनेगा। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं पर व्याख्या नहीं यहाँ पे करी जा रही है। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। आपके प्रश्न 138 का विकल्प नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न 139। तो 139 में क्या कह रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखो। कह रहे हैं आपके दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहला आपके सामने बात करी गई माइक्रोप्लाज्मा की, एक माइक्रोन से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। ये आपका माइक्रोप्लाज्मा से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि माइक्रोप्लाज्मा से छोटा होता है। फिर कह रहे हैं माइक्रोप्लाज्मा कोश का भित्ति रखने वाले हो, तो बच्चा माइक्रोप्लाज्मा कोश का भित्ति नहीं रखने वाले होते हैं। और माइक्रोप्लाज्मा के बारे में और भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो ये बात गलत है। पर 4 चीजें क्या है समझो। तो पहले सबसे पहली बात है इनके पास लैक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये तो पहली बात हो गई कि इनके पास में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है बच्चा कि ये आपके स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, यानी स्मॉलेस्ट बच्चा जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये बात आपको याद रखना है। और ये पैथोजेनिक हैं, यानी कि रोग कारक होते हैं बच्चा। और ये रोग कारक दोनों में होते हैं, आपके पौधों में भी हो सकते हैं और जंतुओं में भी हो सकते हैं। तो ये 4 बातें हमें माइक्रोप्लाज्मा के बारे में याद रखनी है। पहला सही है और दूसरा गलत है। आपके प्रश्न 139 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। पहला सही और दूसरा गलत, और ये इसकी एडिशनल कुछ बातें आपको हमने बता दी हैं। तो विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब आपके पास 139 का। अगला प्रश्न आपके सामने 140 में ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बात करी जा रही है। 140 में बच्चा विकल्प नंबर ए देखो, और विकल्प नंबर ए को हम लोग कहां से मिलाएंगे? विकल्प नंबर ए को हम लोग बच्चा मिलाएंगे यूग्लिनाइट, मिलाएंगे बच्चा 4th ऑप्शन से। उसके बाद विकल्प नंबर बी को बच्चा कहां से मिलाएंगे? बी को बच्चा मिलाएंगे हम 3rd ऑप्शन से। उसके बाद विकल्प नंबर सी को देखो बच्चा, तो सी को हम मिलाएंगे यहाँ पे 2nd ऑप्शन से, यानी मृदोपजीवी। और प्लाज्मोडियम एक बच रहा है, इसको हम लोग मिला देंगे आपके परजीवी से। तो बच्चा यहाँ पे इस तरीके से आंसर क्या बन रहा है? आंसर आपका बन रहा है 3rd। आंसर आपका क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है 3rd। तो आपके पास 140 आंसर बन जाएगा 3rd। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब अम्पा कवक ये क्या होता है? ये बच्चा स्लाइम मोल्ड्स होता है, जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। और इसके अंदर मृतोपजीवी यानी कवक जैसे लक्षण होते हैं, कवक जैसे लक्षण यहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न 140 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? अगला प्रश्न है आपका 141। तो बच्चा 141 में क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एंजाइम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की यहाँ पे बात करी जा रही है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करी जा रही है, वर्णन कर रहा है। और कौन सा कह रहे हैं यहाँ पे गलत है? गलत क्या है ये आपको पता करना है। तो बच्चा यहाँ पे गलत क्या है? कह रहे हैं एंजाइम डीएनए के अंदर चिन्हित डीएनए कणों को काटता है, ये बात सही है। फिर कह रहे हैं एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थल पर काटता है और दो में से एक स्टैंड को काटता है। 2 में से एक स्टैंड को। तो बच्चा 2 में से एक स्टैंड को, केवल एक स्टैंड को कह रहे हैं, तो एक स्टैंड को नहीं, दोनों स्टैंड को बच्चा काटेगा। ये कह रहे हैं एक ही स्टैंड को काटता है, एक स्टैंड को नहीं काटता है, ये दोनों स्टैंड को भैया यहाँ पे काटेगा। तो ये बात इनकी सही नहीं है। फिर कह रहे हैं एंजाइम प्रत्येक स्टैंड पर विशिष्ट स्थलों पर शर्करा फास्फेट आधार को काटता है, सही बात है। एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैराडायनामिक न्यूक्लियोटाइड की पहचान करता है। तो बच्चा गलत क्या है? गलत यहाँ पे ऑप्शन 2nd है और यही यहाँ पे सही बन जाएगा, यानी कि आपका विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपके पास 141 का जवाब। तो बच्चा 141 का जवाब पास विकल्प नंबर 2 बन गया है। अगला पास 142 है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक बहुत से बड़े पैमाने के माइक्रोब्स की वध के लिए अनिवार्य होता है? एंजाइम के औद्योगिक उत्पादन में क्या जरूरी होता है? तो बच्चा ये जरूरी होता है आपका बायो रिएक्टर, जिसे हम कहते हैं जैव रिएक्टर। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब आपके प्रश्न 142। अगला प्रश्न है आपका 143। 144 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वांछित गुण एक क्लोनिक वाहक नहीं है? तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर 2 या ज्यादा पहचान स्थल की उपस्थिति, आप जरा ध्यान से देखेंगे 143 में विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 को ध्यान से देखिए।
कह रहे हैं एक वांछित गुण क्लोनिक वाहक का गुण नहीं है। तो बच्चा क्लोनिक वाहक यानी क्लोनिक जो वेक्टर होता है, इस क्लोनिक वेक्टर में मार्कर जीन होगा, ये बात सही है। प्रतिबंधन एंजाइम की उपस्थिति होगी, बिल्कुल सही है। प्रतिकृतियन की उपस्थिति का उपस्थिति बिल्कुल सही हो। पर दो अथवा ज्यादा पहचान स्थल की उपस्थिति, तो बच्चा ये पहचान स्थल जो होते हैं ये आपके, ये पहचान स्थल कहाँ पे होते हैं, ये बात इससे संबंधित नहीं है। और ये रिकॉग्निशन साइट जो होती है ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं एंजाइम के लिए। ये बात पहचान स्थल यानी कि रिकॉग्निशन साइट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट की बात कर रहे हैं। और ये बात संबंधित किससे है, एंजाइम से। एंजाइम से संबंधित, ये बच्चा एंजाइम संबंधित है, क्योंकि एंजाइम में दो या दो से रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे होती हैं। ये बात संबंधित यहाँ पे नहीं है। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब। आपके पास 143 का जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 144, ध्यान से देखिएगा। 144 में क्या कह रहे हैं, 144 पुनर्योगल चीनी या रिकमेंडेड तकनीक के लिए शोधन प्रक्रिया द्वारा ठंडा इथेनॉल यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, ठंडा जो इथेनॉल होता है, ये आपका जो चाइल्ड इथेनॉल होता है, ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट करा देता है डीएनए को। ये क्या कर देता है बच्चा, ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करा देता है। ये डीएनए को क्या करा देता है, प्रेसिपिटेट। तो बच्चा डीएनए को ये प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जैसे ये डीएनए है आपका ट्यूब में और ये डीएनए है, तो बच्चा ये डीएनए जो होता है ये आपका एक जगह आकर के यहाँ पे बैठ जाता है इस तरीके से। ये इस तरीके से डीएनए यहाँ पे एक जगह पे आकर बैठ गया। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है चिल्ड इथेनॉल की वजह से। तो यहाँ पे इथेनॉल यानी C2H5OH का यूज किया जाता है, C2H5OH। और ये कैसा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चिल्ड इथेनॉल यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब किसके लिए हो रहा है, डीएनए के लिए हो रहा है। जवाब में हमारा क्या जाएगा, जवाब में हमारा जाएगा बच्चा डीएनए। आपका विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब यहाँ पे। तो आपका 144 का जवाब क्या बन गया, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न अगर बात करें 145, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा 145 प्रश्न पे यहाँ पे बात कर रहे हैं पीबीआर 322 वेक्टर की। तो बच्चा पीबीआर 300 वेक्टर आपको पता है 4361 बेस पेयर का होता है। और यहाँ पे बच्चा सबसे पहले हमें याद रखना है कि वेक्टर का मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो वेक्टर का मैप बच्चा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन EcoR5 BAM-H1 SAL1, EcoR5 और यहाँ पे बच्चा BAM-H1 और यहाँ पे है आपका SAL1। और यहाँ पे जो जीन है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इधर आपका जो जीन है वो आपका कौन सा है बच्चा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है इस तरीके से। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, पूरा सा वेक्टर है। इस वेक्टर की साइज क्या है, 4361 बेस पेयर है। वेक्टर का नाम है PBR 322। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा यहाँ पर जो साइट है वो किसकी साइट है, यहाँ पर जो साइट है वो है PST की साइट, PST1 की यहाँ पे साइट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना भैया ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा इसका माइंड में अपने दिमाग में रखना होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से देखिए बच्चे, ये क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ये BAM-H1 थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, BAM-H1। ये कहना चाह रहे हैं कि कौन से स्थल पर बाहरी डीएनए को जोड़ने से पीबीआर की टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। तो बच्चा टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे हैं और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दो यहाँ पे होते हैं आपके पीबीआर में। और टेट्रासाइक्लिन अगर ये समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो या तो हम क्या करते हैं कि या तो हमारा जो जीन है वो EcoR5 पे लगा होना चाहिए या BAM-H1 पे या SAL1 पे। अगर इन पे हमारा हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन बीच से ब्रेक हो जाएगा इसलिए। तो बच्चा इन एंजाइम में अगर कोई यहाँ पे है तो आपका बनेगा सही जवाब। तो बच्चा EcoR5 है नहीं, आप देख पा रहे हैं। BAM-H1 भी आपको बिल्कुल है, BAM-H1 आप देख पा रहे हैं एक जगह आपको दिया गया है और SAL1 नहीं दिया गया है। तो BAM-H1 दिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। तो जब आप BAM-H1 में यहाँ पे कोई चीज लगाएंगे तो ये बीच में ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका इंसर्ट आकर के फिट हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 145 का जवाब क्या बनेगा, विकल्प नंबर 4। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जीन आपका जो एम्पिसिलिन को खत्म कर दे, तो इसके लिए जवाब PST होता। लेकिन आपसे बात करी गई टेट्रासाइक्लिन के लिए,
तो यहाँ पे जवाब 52 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 146। 146 में क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 146 में बता कर रहे हैं सर्वाधिक वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता देखने को मिलती है। तो ये बच्चा कहां देखने को मिलती है, ये तो ये देखने को बच्चा मिलती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया क्या है, 147। 147 में ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, आपके सामने स्टेटमेंट 1 और 2 की बच्चा बात करी गई है और यहाँ पे सबसे पहला बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं अपघटन की दर अपरद के रासायनिक संगठन के जलवायु स्वीकरण से संबंधित कह रहे हैं नहीं होती है। जो बच्चा यहाँ पे बात गलत दी गई है, ये नहीं वाली बात यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से ये कथन गलत हो गया। एक विशेष जलवायु संबंधित अवस्था पर अपघटन की दर तीव्र होती है। तो बच्चा ये तीव्र नहीं होती है, ये दर जो होती है ये हमारी कैसी होती है, ये होती है धीमी, ये धीमी दर होती है। तो जिसकी वजह से ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे कैसे हो गलत हो गए। विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। आपके पास 147 का जवाब विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका जवाब। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है आपका 148। तो 148 में बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर मृत्यु दर पूछ रहे हैं और मृत्यु दर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है बच्चा आपका मृत जीव। मृत्यु दर का फार्मूला बच्चा क्या होता है, जो आपके मृत जीव हैं, जो मृत जीव हैं उनको डिवाइड करा देते हैं प्रारंभिक जनसंख्या से। प्रारंभिक जनसंख्या से इनको हम भाग करा देते हैं। तो बच्चा यहाँ पर कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देखो। प्रयोगशाला में 80 जनसंख्या में से 8 ड्रोसोफिला एक सप्ताह के दौरान मृत्यु हो गए। तो बच्चा शुरुआत की संख्या हमारी कितनी थी, शुरुआत की संख्या थी हमारी 80। शुरुआत की संख्या हमारी कितनी थी, 80 थी। और मृत कितने हो गए थे, 8 जो है वो मृत हो गए थे। तो ऊपर रखेंगे बच्चा 8 और 8 से बच्चा इसको कट लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन बनेगा 1/10 और इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.1। तो यहाँ पे हमारे पास जो मृत्यु दर आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.1, यानी कि आपका जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। आपका विकल्प 4 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 148 का। अगला प्रश्न है बच्चा यहाँ पे 149। ध्यान से देखिए, शाकाहारियों के विरुद्ध रासायनिक सुरक्षा के लिए बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो कैलोट्रोपिस, और कैलोट्रोपिस को हम लोग क्या कहते हैं, मदार भी बोलते हैं। ये बच्चा जो कैलोट्रोपिस है इसको हम लोग मदार भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मदार। और इसको कभी कभी हम लोग आग भी के भी नाम से जानते हैं, ये इसके नाम हैं। तो बच्चा इसमें रासायनिक सुरक्षा के लिए शाकाहारियों के विरुद्ध क्या पाया जाता है, तो बच्चा इसमें एक केमिकल रसायन पाया जाता है जिसका नाम होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये असर करता है हृदय को। तो बच्चा हृदय की वजह से, और हृदय आपको पता है हृदय के लिए कार्डियक वर्ड लगाते हैं, तो उसके हृदय के ऊपर जाके रिएक्शन करता है। और यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका जवाब। आपके प्रश्न 149 का विकल्प नंबर 1 बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सेशन का 150। बच्चा सूची 1 सूची 2 की बात करी जा रही है। 150 बच्चा बात करेंगे ए यानी आपकी बात करें परवच्छी की, और परवच्छी को हम लोग किससे मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा 150 में अगर बात करें, ए को हम लोग मिलाएंगे सेकंड ऑप्शन से, ए को हम लोग मिलाएंगे सेकंड ऑप्शन से पिजेस्टर। उसके बाद बच्चा बी ऑप्शन है सहोपकारिता, और सहोपकारिता को हम लोग मिलाएंगे बच्चा थर्ड ऑप्शन से, ध्यान से देखेंगे, यानी कि मादा वर और अंजीर के लिए, यानी जो हम लोग इसको फिग बोलते हैं FIG, इसके लिए बैस्प। ये क्या होता है, ये होता है बैस्प, यानी जो बर्रिया होती है। उसके बाद बात करेंगे बच्चा सी परजीविता की, और परजीविता का यानी कि जो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम आपको पता है ये आपका कहाँ रहता है, ये आपका मनुष्य में भी रहता है और मच्छर में भी रहता है। ये बच्चा आपका मच्छर में भी रहता है और ये मनुष्य में भी आपका रहता है। और अगली बात है यहाँ पे लैंगिक कपट की बात है, और ये बात संबंधित है आपके ऑफिस से संबंधित है। तो बच्चा इस तरीके से अगर बात करी जाए, यहाँ पे विकल्प नंबर 4 आपका बन जाएगा सही जवाब। विकल्प नंबर 4 आपका सही जवाब बनेगा आपके प्रश्न 150 का। तो बच्चा कहीं नहीं जाइएगा, सेशन बने रहिएगा, कुछ ही पलों में आपके सामने आने वाले रेस्पेक्टेड के साथ पूरे सेशन का मजा लीजिए और देखते रहिएगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ हुई है। मिस्टेक जरूर बनाइएगा, समय कम बचा है, काम ज्यादा है। अब आज समय है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने का, बहुत ज्यादा फैले हुए टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। तो बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़िए कि कम समय में कैसे आपका स्कोर ज्यादा है
जो टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं उनको अब कम ध्यान दीजिए, उनकी बजाय आप 10 सरल टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं कभी कभी अगले सेशन में। तब तक हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बच्चों, आज आप लोगों ने नए वर्ष का FST 30 दिया होगा और हम उम्मीद करें मेरे प्यारे बच्चों का FST जो 30 है बहुत अच्छा हुआ होगा। बेटा हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सिंह सर ने शुरू की है उसमें आपने 101 से 150 तक के सवालों का जो डिस्कशन किया है डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने किया है, और 151 से लेके 200 तक बेटा जो सवाल हैं उनका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और बेटा जो हमारे सिंह सर का जो मुख्य लक्ष्य है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को हिंदी माध्यम से आगे बढ़ाते हुए सवाल संख्या 151 में बेटा हम लोग आ रहे हैं। देखते हैं बेटा, देखेंगे खम्ब पैरेंकाइमा किसकी पत्ती में अनुपस्थित हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो खम्ब या पहली सेट पैरेंकाइमा जो होता है बेटा और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा ये द्विबीजपत्री पत्तियों का लक्षण है, जिसे हम लोग बेटा डॉर्सीवेंट्रल पत्ती भी कहते हैं, लीफ कहते हैं। और मोनोकॉट में जो है खम्ब ऊतक या पहली सेट ऊतक बेटा ये अनुपस्थित रहते हैं। तो इस जगह बेटा इस तरह के सवालों को हमें बेटा द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बेस पे देखना है। तो बेटा देखिए सरसों जो है, सोयाबीन जो है और चना जो है, ये जो तीनों ही हैं बच्चों ये द्विबीजपत्री पत्री हैं। तो इनमें जो है बेटा अगर हम देखेंगे जो पैरेंखम्ब ऊतक या पैरेंकाइमा है ये पाया जाएगा, और जो सौरगम है ये एक बीजपत्री है। इसमें जो है खम्ब पैरेंकाइमा जो है अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, इनके अलावा बेटा है गन्ना में भी अनुपस्थित रहेगा। ठीक बच्चों, और भी जो होते हैं जो मोनोकॉट उनमें भी अनुपस्थित रहता है। तो बेटा 151 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं, ये याद करने वाला बेटा है। सबसे प्रचुर जो है प्रचुर अंतराकोशिकी धनायन जो है वो बेटा जो होता है वो पोटेशियम आयन होता है। सबसे जो अधिक मात्रा में अंतराकोशिकी जो धनायन बेटा पोटेशियम आयन है। ठीक है, और आपको मालूम है कैल्शियम आयन जो है ये हम लोगों के हड्डियों में और बेटा जो है मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनमें उपयोग होता है। और सोडियम और पोटेशियम जो है ये इम्पल्स कंडक्शन में सहायता करता है। और हाइड्रोजन आयन जो है बेटा ये हमारे जो बॉडी फ्लूइड हैं उनके pH को नियंत्रित करता है। तो 152 का जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो दूसरा जाएगा। एक एक्रोमियन प्रोसेस लाक्षणिक रूप से पाया जाता है। बेटा अगर हम बेटा यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो होता है ये अंश मेखला का लक्षण होता है। जो एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है बेटा ये जो है पेशियों को जुड़ने की जगह देता है, और इसके नीचे जो अंश मेखला में जो है जो केविटी पाई जाती है उसे ग्लिनोइड केविटी कहते हैं। तो 153 का जो उत्तर होगा बेटा यहाँ दूसरा जाएगा। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। आकाश गंगाओं में सितारों, गैसों के बादल और धूल समाहित हैं। बेटा अगर ये हम देखते हैं बच्चों तो ये कथन सही है। ठीक है बेटा, जो आकाश गंगा हैं उनमें तारे पाए जाते हैं, गैसों के बादल पाए जाते हैं और धूल के कण पाए जाते हैं। लुई पास्चर ने
सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। ठीक है बेटा, इन्होंने स्वान नेक्स फ्लास्क लिया था बेटा, और उसमें जो है ईस्ट शुगर का सॉल्यूशन रखा था, और उसको बेटा जो खूब गर्म करके स्टरलाइज कर लिया था। जब तक उसकी नेक बेटा कर्व रही तो उसमें जो बाहरी से जो है जीव नहीं पहुंच पाए, तब तक तो बेटा उसमें जीव उत्पन्न नहीं हुए। जब उसकी नेक को तोड़ दिया, जैसे ही बेटा उसमें बाहरी हवा के साथ जीव गए और उसमें उसके द्वारा जीव जो हैं सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए। तो इससे इन्होंने एक ये निष्कर्ष निकाला बेटा, जो जीव हैं वो पहले से उपस्थित जीव से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही जा रहे हैं। 154 का जो उत्तर होगा बेटा वो 4 जाएगा। बेटा ये मैचिंग का सवाल है बेटा, और इस जगह पे हम मैचिंग को देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा कि जो वृक्क है, मनुष्य के वृक्क की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती बेटा। ठीक है, और 5 से 7 सेंटीमीटर जो है वो उसकी चौड़ाई होती है बच्चों, और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, और वजन जो होता है बेटा वो 120 से लेके 170 ग्राम तक होता है। ठीक, तो इस जगह पे हमारा जो जाएगा 155 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। बेटा आपको मालूम है किडनी में बाहर की ओर कैप्सूल पाया जाता है, और ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जिसके किडनी के 2 भाग होते हैं, एक जो अंदर का भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं, बाहर का भाग जो है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। पिरामिड जो है बेटा वो मेडुला के बने होते हैं, और 2 पिरामिड के बीच में जो रीनल कॉलम्स ऑफ बर्तनाई पाए जाते हैं बेटा वो कॉर्टेक्स के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 155 का जो उत्तर होगा वो दूसरा जाएगा। 156 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं। बेटा यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन कथन गलत है। ठीक है बच्चों, न्यूट्रोफिल हिपैरिन का श्रावण करता है। बेटा न्यूट्रोफिल नहीं करता, बेसोफिल करता है। बेसोफिल जो है वो हिपैरिन का श्रावण करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ब्लड में बेसोफिल होगा, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होगा, इन केमिकल को श्रावण करने वाला। ये बेसिक अंतर बेटा याद रखना बेटा। बेसोफिल वाहिका प्रसारक रसायन सेरोटोनिन का श्रावण करता है, सेरोटोनिन का नहीं करता बेटा, वो हिस्टामिन का करता है। ये हिस्टामिन का करता है जो कि बेटा वाहिका प्रसारक होता है। यूसिनोफिल कुल WBC का 6 से 8% होता है बेटा, 6 से 8% नहीं बेटा, ये 2 से 3% होता है। तो इस जगह पे हमें बेटा सभी कथन गलत लग रहे हैं। तो 156 का जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो चौथा जाएगा। ऑक्सिन के लिए सही कथन का चयन करें। बेटा अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन जो है पुष्पन को बढ़ा देती है। अनानास में बेटा ये बात सही है बच्चों, अनानास में ये फ्लावरिंग को या पुष्पन को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सिन अनिषेचक फलन को भी प्रेरित करता है, मतलब पार्थेनोकार्पी को, जैसे कि टमाटर में। ये बात भी सही मेरे बच्चों। ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में मदद करती है। ये बात भी सही है। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए तो 157 की तीनों बातें सही आ रही हैं। तो उत्तर जो जाएगा बेटा ये चौथा जाएगा। ठीक है, और ह्यूमन से जो में यूरिन से सबसे पहले जो ऑक्सिन निकाला गया था बेटा उसे हेट्रोऑक्सिन कहते हैं। बेटा यहाँ पे चित्र दिया गया है और यहाँ पे हमको बेटा इसको मिलाना है। देखिएगा, ये देखें तो सबसे ज़्यादा ये मछली हो गई, पीसीस,
स्पीसीज होती हैं बेटा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा तो ये स्तनधारी है, मैमेलिया है बेटा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं बेटा ये पक्षी हो गए, ये सरीसृप हो गए, ठीक बेटा, और ये उभयचर हो गए। ठीक बच्चों, अब हमें यहाँ पे मिलाना है बेटा, देखिएगा सही विकल्प का चयन करें। बी नंबर पे देखिएगा, बी नंबर पे सरीसृप गलत, सी पे पक्षी सरीसृप है गलत है बेटा, डी पे स्तनधारी गलत है, ई पे उभयचर गलत है बेटा, ठीक है। अगर हम बेटा यहाँ पे 158 में देखते हैं बच्चों तो कोई भी उत्तर यहाँ पे मिल नहीं रहा है बेटा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, उस हिसाब से आप देखेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा मछलियों की जातियाँ हैं, फिर बेटा पक्षी की जातियाँ हैं, फिर बेटा सरीसृप की हैं, और स्तनधारी उभयचर लगभग बराबर हैं बेटा, ठीक है। तो इस जगह पे 158 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 159 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3.5 लाख गुना तरबूज में कोशिका का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि के लिए जो है इसके द्वारा हम बेटा पराग नली की वृद्धि को देखते हैं। सतह के क्षेत्रफल से हम डॉर्सीवेंट्रल पत्तियों को देखते हैं बेटा। तो ये देखा जाए सभी अनुरूपता सही आ रही हैं, तो 159 का जो है बेटा उत्तर चौथा जाएगा। और बच्चों अगर बेटा अगर हम यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं तो उनको बेटा हम लोग बेटा बायोमास या सेल नंबर से देखते हैं एक कोश की जीवों को, ठीक है बेटा। तो 159 का उत्तर चौथा होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, ससंजन का उदाहरण है, मतलब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे, देखिएगा ठीक, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन या ससंजन। तो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, ठीक बेटा, मोनोडेल्फस जब है स्टामेन एक बंडल में पाए जाते हैं तो मोनोडेल्फस होता है। सिंजिनेसियस जो है बेटा उसमें बेटा क्या होता है, स्टामेन के एंथर फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं, उसे हम बेटा सिंजिनेसियस कहते हैं, ठीक। सिनकार्पस जो है बेटा अगर कार्पेल जुड़ी होती हैं तो सिनकार्पस कहते हैं, अगर कार्पेल फ्री होती हैं तो बेटा उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। तो इस जगह पे बेटा हम देखेंगे 160 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। सबसे कम कार्बन रखने वाले यौगिक कौन है बेटा। अगर यहाँ पे सबसे कम कार्बन की बात करते हैं बेटा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का होता है बच्चों। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये जो है बेटा C4 चक्र में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बेटा। इनके अलावा ये जो है क्रेब्स साइकिल में पहला मेंबर होता है, ठीक है। तो वहाँ भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है और 4 कार्बन का होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है PGA जो है ये 3 कार्बन का होता है बेटा, ठीक। और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन का होता है। RUBP जो है ये 5 कार्बन का है, ठीक है। तो और ये कीटोस पेंटोस शुगर होती है बेटा, ध्यान रखना। और ये C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये एक्सेप्टर या एक्सेप्ट करने वाला या ग्रहण करने वाला मौलिक जो है कार्बनिक पदार्थ है। तो इस जगह पे सबसे कम बेटा जो हो जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो बेटा फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में फॉस्फोग्लिसरेट के साथ बनता है। तो बेटा इस जगह पे 161 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। आगे बच्चों देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस में किस प्रकार का यौगिक नहीं बनता है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, जो बेटा देखिएगा ग्लाइकोलिसिस में देखिए पहले जो है 4 कार्बन का नहीं बनता है बेटा, ठीक। 5 कार्बन का भी नहीं बनता, 3 कार्बन का नहीं बनता है
और 3 कार्बन का यहाँ पे अगर देखा जाए तो पायरविक एसिड बनता है, ठीक है। और 3 कार्बन के जो मॉलिक्यूल की शुरुआत जो है बेटा वो जो होती डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और पीजीएल से होती है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और बेटा जो है पीजीएल से होती है। तो ये हो गया, ठीक, नहीं बनता है तो ये बनेगा। 6 कार्बन का शुगर होता है बेटा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ये भी होगा। 2 कार्बन का नहीं बनता है तो ABE बेटा ये जो यौगिक नहीं बनते हैं तो 162 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। 162 का जो उत्तर है ये पहला होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, 163 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। देखेंगे प्रत्येक कशेरु के बीच का भाग खोखला जिसे तंत्रिकी नाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। बिल्कुल सही है बात बेटा। प्रथम कशेरु टार्सल नहीं होती बेटा। अगर हम प्रथम कशेरु की बात करते हैं तो एटलस होती है, जो बेटा रिंग के समान होती, एटलस हो गया, ठीक। और ये अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है, ये गलत है। तो 163 का जो होगा, जो पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। 163 में अगर हम बात करेंगे उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल बेटा हम लोग देखते हैं। बेटा ये मैचिंग का सवाल आ गया बेटा, और मैचिंग में हम लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे कि देखते हैं क्या होता है। देखिएगा टॉन्सिल जो है ये द्वितीयक लसिकाभ अंग है, ठीक है बच्चों। HIV जो है रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है। स्प्लीन जो है RBC को बेटा जो है भंडाने, अब RBC का ये कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है स्प्लीन। थाइमस जो है बेटा प्राथमिक लसिकाभ अंग है, ठीक। तो इस जगह पे देखा जाए उत्तर चौथा जाएगा। 164 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा होगा। बच्चों प्राइमरी लसिकाभ अंग उसे कहते हैं बेटा जहाँ पे लिम्फाइट जो लिम्फोसाइट हैं बनती हों और मैच्योर होती हैं, और सेकेंडरी उनको कहा जाता है जहाँ पे बेटा लिम्फोसाइट के और जो फॉरेन एंटीजन हैं उनके बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ये याद रखिए RBC के जो कब्रगाह है ओल्ड RBC हो जाती है बेटा, वो स्प्लीन में वहाँ पे टूटती हैं। और जो HIV है रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस जो होता है बेटा ये RNA वायरस होता है, और HIV में RNA के 2 लड़ियाँ होती हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं, और जो ये जो होते हैं रेट्रोवायरस ये अल्टीमेट कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। तो 164 का उत्तर जो होगा बेटा यहाँ पे चौथा जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे देखें 165, फिर बेटा यहाँ पे देखिएगा सवाल जो है मैचिंग का आ गया है। माइक्रोस्पोरम जो है अगर आप देखेंगे तो ये दाद है बेटा। वुचिरेरिया जो है इससे फाइलेरिया हो जाता है बेटा, निमेटोड होता है बच्चों। और ये लिम्फ की जो वेजल्स हैं उनकी स्वेलिंग होती है बेटा, और इसमें जो फीमेल एडीज जो है वो इसकी वेक्टर होती है बेटा। विषाणु है, वायरस जो होता है रेट्रोवायरस ना होके बेटा यहाँ पे जो वायरस होगा वो राइनो वायरस होगा, और राइनो वायरस में RNA होता है, और ये कॉमन कोल्ड या जुखाम करता है, और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस जो है ये जुखामी होता है बेटा। जो पास्चुरेला पेस्टिस जो है ये प्लेग है बेटा। जीनोप्सिला जो होता है बेटा इसकी वेक्टर होती है। तो इस जगह पे 165 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला जाएगा। एक 166 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखेंगे HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण
और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है बेटा, चूँकि ये जो है फिजिकल कांटेक्ट से द्वारा ये बीमारी नहीं फैलती, ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से बीमारी फैलती है। तो इसको अगर बता दिया जाए समाज में तो इससे कोई बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है नुकसान होता है। और अगर हम छिपाते हैं तो ये बीमारी जो है ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट टू कांटेक्ट बेटा जो ये बहुत लोगों में फैल सकती है। दुर्दम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं। बेटा मूल स्थान तक बेटा ये सीमित नहीं रहते हैं बच्चों, ध्यान रखें। सीमित जो है आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक, ये दूसरे स्थानों तक नहीं फैलते हैं और इनमें बहुत क्षति होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत हो जाएगा और ये फैलते हैं, तो इस हिसाब से ये कथन गलत है। तो 166 का जो हो जाएगा, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो उत्तर 166 का दूसरा जाएगा। XYZ की पहचान करें। बेटा मानव जो कोशिका है बेटा वो 24 घंटे में बेटा डिवाइड होती है, उसमें इंटरफेज भी आती है और एम फेज भी आती है। तो एक कोशिका जो है दो, ये 24 घंटे में 2 है तो 10 कोशिका जो होंगी 24 घंटे में 20 हो जाएंगी, अगले 24 घंटे में 40 फिर डिवाइड होंगी और अगले घंटे में जो बेटा जो है जो अगर हम देखेंगे तो उसकी डबल जो हो जाएंगी वो 80 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस जगह पे जो उत्तर बेटा जाएगा 167 का जो उत्तर है वो दूसरा होगा। निम्नलिखित में कौन एक लाक्षणिक गुण नहीं है कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान? ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 168 में बेटा देखते हैं, देखिएगा गुणसूत्र चलन होता है बेटा, आपको मालूम है ये एनाफेज में जो है बेटा देखिए जो मेटाफेज है उसमें चल के बीच में आते हैं, एनाफेज में जो होते हैं ये चल के अपने अपने ध्रुव की ओर या पोल की ओर जाते हैं, तो चलन होगा। चाहे बेटा ये चलन जो है बेटा ये माइटोसिस में भी होता है और मियोसिस में भी होता है। ठीक है, सूत्र गुण सूत्र सूत्र युग्मन बेटा पेयरिंग जो है ये माइटोसिस में नहीं होती, ये जो है अर्धसूत्री विभाजन में होती है और सूत्री विभाजन के जाइगोटीन में होती है। अर्ध सूत्री विभाजन के जाइगोटीन तथा पैकेटीन में होती है। ठीक, तो इस जगह पे ये गलत हो जाएगा। तर्क बेटा दोनों में बनते हैं, केंद्रिका का दिखाई ना देना ये भी होता है बेटा। ठीक, तो ये जो है अगर देखेंगे तो 168 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो दूसरा जाएगा। ऊतक और वायुकूप के बीच में CO2 के आंशिक दाब का क्या अंतर होता है? अगर हम बेटा देखते हैं ऊतक में जो PCO2 जो होता है वो 45 होता है। ठीक, ऊतक में हो गया, PCO2 जो है वो 45 हो गया बेटा ऊतक में, और बेटा वायुकूप का में PCO2 जो है वो 40 होता है। ये हो जाएगा एल्विलाई या वायुकूपिका। तो उत्तर अगर अंतर देखा जाए तो 5 ये मिलीमीटर Hg है बेटा, मिलीमीटर Hg हो जाएगा, तो ये भी जो हो जाएगा मिलीमीटर Hg हो जाएगा। 5 बेटा ये 5 होगा। ठीक है, 5 मिलीमीटर Hg का अंतर होगा। तो इस जगह पे 169 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 170 नंबर का सवाल बेटा हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक, केवल मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क स्तंभ के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मध्य मस्तिष्क जो है और इसके साथ पोन्स, ठीक, और 2 नहीं 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है,
मध्य मस्तिष्क, पोंस और मेडुला, सेरिबेलम इसका भाग नहीं होता बच्चों, ध्यान दो, वो किनारे होता है। ठीक, तो ये बात जो है गलत हो गई। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज के बीच संयोजन का कार्य करता है, ये बात सही है। तो कथन जो है यहाँ पे 170 में अगर आप देखेंगे बेटा तो तीसरा उत्तर जाएगा। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। 170 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं 25% जो हैं से ज़्यादा ड्रग पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। लगभग 25,000 जातियां हैं जिनसे कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्राप्त करते हैं। जाति क्षेत्र संबंध ए वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था और आपको मालूम है जिसका ग्राफ जो आया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था। ठीक है, पॉल एलिक परिस्थितिक विज्ञानी है, ये बात भी सही है। तो 171 का उत्तर चौथा जाएगा। अगला सवाल बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखेंगे 13 अमेजन वर्षा वन के लिए सही अनुरूपता का चयन करें। वहाँ पे बेटा अगर देखेंगे तो 1300 तो पक्षी हो गए बेटा, ठीक है, और 40,000 पादप हो गए बेटा, प्लांट्स होते हैं बच्चों। ठीक, वहाँ पे और 378 जो हैं 378 जो हैं सरीसृप होते हैं और 427 जो हैं वहाँ पे उभयचर जातियाँ हैं। तो अगर हम 172 में बेटा अगर देखते हैं तो उत्तर जो जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 172 का जो उत्तर है वो दूसरा सही होगा। जैव उर्वरक का चयन करें। ठीक, अगर हम जैव उर्वरक की बात करते हैं, ठीक, जो जैव उर्वरक हैं बेटा ये हमारे कार्बनिक खेती में उपयोग किए जाते हैं और बेटा ये जो हमारी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इनके साथ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसमें बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है और साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो इसमें आते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम बेटा उनको सिलेक्ट एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती, ठीक है, नॉस्टॉक जो करती सही है। ये जो दोनों है बेटा ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें विशेष प्रकार की कोशिका करती है जिसे हम हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। अगला बेटा जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया हो गया, एजोटोबैक्टर है, टीएमवी नहीं होगा, ये वायरस होता, प्रियॉन नहीं होता, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती और एजोस्पाइलम भी बैक्टीरिया है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों तो बेटा देखिएगा यहाँ पे एक एजोस्पाइलम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ और राइजोबियम हुआ। 1 2 3 4 5 बेटा है। तो उत्तर 173 का बेटा पहला जाएगा जो कि बेटा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं या हम इनका उपयोग करते हैं। अगला बेटा सवाल देखते हैं बेटा 174 नंबर में। अधिकांश कैंसर का उपयोग शल्यकर्म, ठीक है, बिल्कुल सही है, विकिरण चिकित्सा, ये भी सही है, रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है, ये बात सही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे आम तौर पे जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया था वो केवल ओपियॉइड और कैनाबिनॉइड, बेटा केवल बेटा ये बात गलत है, केवल ओपियॉइड कैनाबाइड के साथ बेटा कोक एल्कलॉइड भी होता है, कोक एल्कलॉइड भी होता है बेटा। ठीक, तो ये कथन गलत हो गया। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। 174 का उत्तर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बेटा देखते हैं। एक जनसंख्या हार्डी वेनबर्ग साम्यता में नहीं होगा। बेटा देखिए इसमें बेटा अगर हम देखते हैं बच्चों तो इसमें जो है कि बेटा यहाँ पर उत्परिवर्तन व्यक्ति चुनिंदा तरीके से सहवास करे
बेटा ये नहीं होगा, उत्तर बेटा पहले ही आएगा। यहाँ पे उत्परिवर्तन ना हो, नहीं होता है बेटा, पलायन ना हो, ए भी होता है, जनसंख्या बड़ी हो, ए भी है। तो बेटा 175 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपच है? बेटा हम यहाँ पे अपच को पहचानते बेटा देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पर्मियन जो है ये पीरियड है, कार्बोनिफेरस भी पीरियड है, क्रिटेशियस भी पीरियड है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये सभी जो हैं बेटा, ये जो सभी हैं पीरियड्स हैं। ठीक, तो इस जगह पे कोई भी अपच नहीं है, तो 176 का जो उत्तर जाएगा बेटा चौथा होता है। निम्न में से कौन जीवन की उत्पत्ति के समय पर वातावरण में उपस्थित नहीं था? देखिए जीवन की उत्पत्ति के लिए बेटा मेथेन थी बेटा, माना गया, जो स्टैनले मिलर थी एक्सपेरिमेंट, तो मेथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और वाटर वेपर था। वाष्प थी। ठीक, और ये जो रेशियो था 2:1:2 था। ठीक है बच्चों, और लगभग 800 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखा गया था उस समय। तो इस जगह पे देखा जाए तो ऑक्सीजन नहीं थी, और इनसे बेटा जो बनी थी सिंपल अमीनो एसिड बनी थी, सिंपल शुगर्स बनी थी, फैटी एसिड्स बने थे। ये जो प्रोडक्ट हैं जो कि मुख्य रूप से देखा जाए प्रोटोप्लाज्म के भाग होते हैं। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे 177 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। 178 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, देखिए जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो सजीव हैं और ना ही निर्जीव हैं। बात सही है बेटा, ना ही बेटा उनको हम बेटा सजीव मान सकते हैं, ना ही उनको निर्जीव, हम लिविंग रिएक्शन मान सकते हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बिल्कुल सही, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। बच्चों देखिएगा, अगर ऊतक में लक्षण आए तो कोशिकाओं के कारण, आर्गन में अगर आए लक्षण तो ऊतक के इंटरेक्शन के कारण, और अगर आर्गन सिस्टम में आए तो बेटा जो है आर्गन के इंटरेक्शन के कारण आते हैं। तो ये बात भी सही हो गई। तो 178 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो चौथा जाएगा। ठीक बच्चों, आगे हम लोग बेटा देखते हैं यहाँ पे 179 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे क्लोरोफिल के साथ दिखाया गया बेटा यहाँ पे। अगर हम देखें तो क्लोरोफिल जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल भी जो है येलो ग्रीन कलर का होता है, जैंथोफिल जो है ये येलो कलर का होता है, कैटनॉइड जो है बेटा ये बेटा येलो से येलो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो ये जो है दूसरे नंबर का आंसर जा रहा है। 179 का उत्तर दूसरा होगा। और इन पिगमेंट्स को अलग करने की एक प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग करते हैं। और इनमें यूनिवर्सल जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है, बाकी सब उसका सही जो है सहायक पिगमेंट की तरह काम करते हैं। अगला सवाल बेटा, रूबिस्को की अधिक बंधुता होती है। अगर रूबिस्को की बात बेटा कहते हैं तो ये जो है बेटा इसमें दो टाइप के
एक्टिव साइट पाए जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। ये जो जुड़ने की क्षमता है ये इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों का कंसंट्रेशन या सांद्रण कैसा है, लेकिन नॉर्मल रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अपने को ज़्यादा जुड़ने की क्षमता एफिनिटी रखता है। तो इस जगह पे जो हो जाएगा 180 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला होगा। और रुबिस्को जो मेरे बच्चों आप जानते हो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो 180 का उत्तर पहला जाएगा। विनिमय की प्रक्रिया घटित होती है बेटा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा, ये देखिएगा पहली चीज क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट का लक्षण है। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल सही है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पे जो अवस्था होती है उनमें हम प्रोफेज पहली अवस्था लेते हैं बेटा, वो पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट हो गई। और बेटा क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पे हम उनमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिन विभाजित करते हैं। उनमें जो ये पैकेटीन अवस्था में होता है। तो इस जगह अगर देखा जाए तो 181 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 182 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अस्थमा और एम्फाइसीमा में फेफड़े की अवस्था को सही तरह से कैम्पसा प्रदर्शित करता है, ठीक है। श्वसनिका इसमें बेटा देखिए अस्थमा में बेटा जो है वो श्वसनिकाओं का प्रदाह होता है, बिल्कुल सही है। और गैस विनिमय सतह क्षेत्रफल का घटना जो है ये जो है एम्फाइसीमा हो गया और ये जो होता है बेटा एस्थमा का हो गया, ठीक है। और जो बेटा एम्फाइसीमा जो होता है बेटा ज़्यादातर जो है बेटा ये सिगरेट पीने के कारण होता है, ठीक है बच्चों। संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगा, गैस में सतह क्षेत्रफल का बढ़ना ये भी नहीं होगा, गैस में क्षेत्रफल का घटना या श्वसनिकाओं का प्रदाह ये भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बेटा 182 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। 183 नंबर का बेटा सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन ऊतक संवर्धन विधि द्वारा किया जाता है। बेटा ऊतक संवर्धन विधि है तो उसमें बेटा हम इसमें क्या करते हैं, सोमा क्लोन विधि होती है। सोमा क्लोन विधि, चूंकि इसमें सारे जो पौधे हैं वो जेनेटिकली रूप से समान होते हैं और उसमें जो होता है बेटा और एक और होती सी होता है जिसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन सही है। पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी प्रजनन तरीके अब असफल हुई हैं। तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ जिसे ऊतक का संवर्धन कहते हैं। ये बात भी सही है। तो 183 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। एक 184 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक है। परजीवी मतलब ट्रांसजेनिक जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इससे टॉक्सिक पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। बात सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। परजीवी जंतुओं में टॉक्सिसिटी परीक्षा करने से कम समय में ही परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों, इनको आप याद करेगा। 184 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं वायवीय श्वसन है, जैसे उसमें मैग्नीशियम आयन जो कोफैक्टर ग्रुप में होता है। NADH2 वायवीय श्वसन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। NADPH बेटा जो है ये वायवीय में ना होके बेटा ये प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। संश्लेषण में हाइड्रोजन को एक्सेप्टर
वायवीय श्वसन में एटीपी बनता है। एटीपी बेटा वायवीय अवायवीय दोनों बनते हैं, बस ये है जो वायवीय श्वसन उनमें ज़्यादा बनते हैं, अवायवीय में कम बनते हैं। तो बेटा इस जगह पे 185 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं तो आप देखेंगे बच्चों, देखेंगे जनन छिद्र जो है, ये जो है भ्रूण कोश में नहीं होता है बेटा, ये पराग कण में होता है। पराग कण में होता है जहाँ पे बेटा एग्जाइन जो स्पोरोपोलिन की बनी होती वहाँ अनुपस्थित होती, जहाँ बेटा और वहाँ पे जो अपर्चर बन जाते हैं, ये जो दिखा दिया मैंने, ये देखिएगा, ये जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस हुई बेटा, इन्हें बेटा हम कहते हैं जनन छिद्र। और जनन छिद्र से बेटा जो बेटा निकलती है वो पॉलन ट्यूब निकलती है। पराग नलिका निकलने का काम जनन छिद्र का होता है। और माइक्रोपाइल जो है वहाँ पे जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल है वहाँ पे पराग नलिका प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस जगह पे गलत अनुरूपता तो पहले ही हो गई। पराग कण बेटा तरल नाइट्रोजन रखे जाते हैं बेटा। ठीक, ये जो होता है माइनस जो होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन होता है बेटा, ये याद रखना बच्चों। फ्यूनिकिल जो है बेटा जो ये ओव्यूल का स्टॉक होता है। अगर हम ओव्यूल दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा तो ये जो हो गया ये फ्यूनिकिल हो गया। फ्यूनिकिल जो है ये जो है ओव्यूल का स्टॉक होता है, ओव्यूल का व्रंत। ओव्यूल के व्रंत को फ्यूनिकिल कहते हैं। और जहाँ पे बेटा इंटीग्यूमेंट इनकम्प्लीट होती है बेटा उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है या बीजांड द्वार कहते हैं। तो बेटा याद रखना, जौन पोर से पराग नलिका निकलती है और बीजांड द्वार में ये प्रवेश करती है और एम्ब्रियो सैक तक भ्रूण सैक तक जाती है। तो इस जगह पे बेटा 186 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। 187 नंबर का सवाल बेटा हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखेंगे बड़े जंतु जैसे कि कुछ प्राइमेट्स, वृक्षवासी कृंतक, यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागकण के लिए सक्रिय पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, अधिकतर कीट परागित जो पुष्प हैं, पुष्प बड़े होते हैं, छोटे नहीं बड़े होंगे मेरे बच्चों, रंगीन नहीं रंगीन होते हैं। ठीक, और मकरंद युक्त होते हैं। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे कथन 2 गलत है, तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। 187 का जो उत्तर होगा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा। पराग स्त्री केसर संकर्षण में कौन सी घटना शामिल है? ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो देखा जाए तो वर्तिकाग्र जो है वो डिसाइड करता है परागकण बेटा राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। तो अगर बेटा 188 में हम बेटा देखेंगे तो मुख्य रूप से जो डिसीजन करती है वो वर्तिका करती है। तो 188 का अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो जाएगा वर्तिका के कारण जो है उत्तर जो इसका जाएगा वो चौथा जाएगा। ठीक है, देखिए पराग कण के निर्माण से लेकर वर्तिका तक, पराग कण के पहुँचने तक बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक बेटा, पराग कण निर्माण से लेकर पराग नलिका के निर्माण तक नहीं, पराग कण निर्माण से लेकर पराग नलिका के बीजाणु अंदर तो ये भी नहीं बेटा। पराग कण के वर्तिका पर निक्षेप से लेकर पराग नलिका के बीजाणु में अंतर तक जाने तक ये बेटा इसी को घटना सम्मिलित है। तो 188 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। बेटा यहाँ पे फिर बेटा मैचिंग का सवाल आ गया है 189 का। अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे, ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो करता है बेटा ये टमाटर में पार्थेनोकार्पी करता है बेटा। एथिलीन जो है पत्तियों और पुष्पों में जरावस्था को बढ़ाता है। जिबेलिन जो है ये बोल्टिंग हार्मोन होता है बेटा। इंटरनोडल इलॉन्गेशन पीरियड टू फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड के बढ़ने को बोल्टिंग कहते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है बीज उगने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो बेटा इस जगह पे 189 का जो उत्तर जाएगा
वो पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा हम देखते हैं यहाँ पे 190 में हम बेटा यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एट्रियम से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे एट्रियम नाइट्रोटिक फैक्टर कहते हैं, जो सोडियम को रेगुलेट करता है। तो बेटा ANF जो हो जाएगा बेटा वो पहला, तो ये वैसो डायलेटर वाहिका प्रसारक की तरह काम करता है। ठीक, ADH जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस में से रिलीज होता है। ठीक है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड जो है ये वाहिका संकीर्णक होता है। एक से लेके 1.5 लीटर मूत्र जो है प्रतिदिन जो है बच्चों ये वयस्क मनुष्य द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम मैचिंग को देखते हैं बच्चों तो 190 में जो जा रहा उत्तर A4 B1 C2 और D3। ठीक है, 190 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 191 का बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकी संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलयी संकुचन के सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास को बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल सही है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन को कम करता है, ये बात भी सही है। तो बेटा सिंथेटिक जो है ये बढ़ाता है, ये जो है बेटा हमारे जो इमरजेंसी के समय काम करता है, और जो नॉर्मल अवस्थाओं में जो है पैरासिंथेटिक ये परानुकंपी करता है। ठीक, तो इसमें देख जाए 191 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। प्लाज्मोडियम के लिए सही विकल्प चयन करें। बेटा प्लाज्मोडियम में आपको मालूम है स्पोरोजोइट जो होती है वो बेटा मानव के लिए संक्रामक है, स्पोरोजोइट। ठीक, बीमारी मलेरिया करता है, एक कोष की प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा का सदस्य हो गया, यूकैरियोट हो गया। बेटा इस जगह पे 192 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं, एक व्यक्ति अपने घर में भूकंप का अचानक अनुभव करता है, तब इसके शरीर में क्या अवस्था होगी। अगर बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिएगा, चूंकि इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में जो है हमारी बेटा इमरजेंसी हार्मोन जो होते हैं ठीक वो इस पे काम करेंगे। तो अगर इस जगह देखा जाए तो इमरजेंसी हार्मोन में एड्रिनल कॉर्ड जो मेडुला हार्मोन है ठीक, जैसे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन वो हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, और ये जो हार्मोन है सामूहिक रूप से इनको हम कैटक्लोमीन्स कहते हैं सॉरी और कैटक्लोमीन्स जो होते हैं बेटा ये ग्लाइकोजन को ठीक, लिपिड को और प्रोटीन को तोड़ के बेटा ग्लूकोज में बनाते हैं। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, और प्रोटीन उनको तोड़ के बनाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा। ठीक है बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, चूंकि वो स्टोर नहीं होता है, लिपिड और प्रोटीन का टूटना होता है, और हृदय की क्षमता घटना ही बढ़ जाती है, तो बेटा ये भी नहीं होगा। इस जगह पे अगर देखें 193 में जो हमारा उत्तर जा रहा है बेटा वो पहला जाएगा। 193 का जो उत्तर होगा पहला होगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं, कौन सी अंतःस्रावी केवल अंतःस्रावी है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं देखिए, अगर अंडाशय देखा, वृषण देखा, तो बेटा ये जो हो गए दोनों जो हैं हमारे प्राथमिक जनन अंग हो गए ठीक, और इनके प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक इसलिए जनन अंग है जिनमें बेटा गैमीट का निर्माण होता है, उन्हें प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, और जो बेटा जो है गैमीट का ट्रांसफर मैच्योर होता है उन्हें बेटा सहायक जनन अंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों में गैमीट का तो प्राथमिक जनन अंग है, और इनके अलावा बेटा इनमें हार्मोन भी बेटा स्रावित होता है, तो इनको हम बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम भी करते हैं। अंतःस्रावी भी हो गए, अंतःस्रावी भी हो गए। हृदय जो है बेटा
जो हृदय का मुख्य काम जो होता है रक्त को पंप करना होता है, रक्त को पंप करना होता है, और बेटा एट्रियम से पंप करना, और एट्रियम से बेटा ANF, तो हाँ ANF हार्मोन जो है तो ये भी बेटा अंतःस्रावी इसमें से पाई गई। थायराइड जो है बेटा ये ग्रंथि हो गई, प्योर ग्रंथि है बेटा। वृक्क जो है उत्सर्जन भी करता है, उत्सर्जन भी करेगा, ठीक बच्चों। और बेटा यहाँ पे अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगा, अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगा। पीनियल जो हो गई बेटा ये ग्रंथि हो गई, तो इस जगह पे डी थायराइड और F प्रीमियल जो है उत्तर जो जाएगा बेटा 194 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। बच्चों अगर देखेंगे यहाँ पे तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन जो है वो PTH होता है, जो पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। तो ठीक, ये जो है हाँ कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है, और TCT जो है ये जो कैल्शियम को बेटा बढ़ाएगा, ठीक। और TCT जो है ये कैल्शियम को कम करेगा, ठीक। इंसुलिन जो है ग्लूकोज और ग्लूकेगॉन ये ग्लूकोज की जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं बेटा, जो होगा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो इस जगह पे 195 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। प्रकृति में आंतरजातीय स्पर्धा में इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित करती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। इस प्रकार की क्रियाविधि है बेटा। अगर हम देखेंगे बच्चों तो परजीवता में जो होता है बेटा, आप देखेंगे अगर आप देखें तो इसमें जो है एक जीव का फायदा होता है और एक जीव का नुकसान होता है। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो जो होस्ट है उसका नुकसान होगा और जो बड़ा परजीवी है उसका फायदा। तो ये जो रिलेशनशिप है बेटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस और बेटा देखा जाए माइनस का रिलेशन होगा। अगर हम बेटा संसाधन, अगर पार्टिसिपेट कोई भी जो है स्रोत है उसको अगर हम बेटा बांट लेते हैं जीव, तो उसमें जो है बहिष्कार की संभावना खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में कोई बड़ा जीव जो कंपटीशन कर रहे थे, पत्तियों को फीड करने लगे, कुछ बेटा स्टेम के सैप को फीड करने लगे, कुछ उसके फ्रूट को करने लगे, तो पार्टीशन होने से बेटा इस सह अस्तित्व को बढ़ावा देगा। तो इस जगह तो उत्तर तो बेटा 196 का दूसरा हो जाएगा। लेकिन सहभोजिता क्या होता है, कॉमेंसरिज्म क्या होता है, इसमें जो होता है एक का फायदा होता है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एमेंसरिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है और दूसरे का कोई फायदा नहीं होता है। तो 196 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु वैक्सीन बैच की सुरक्षा की जांच के लिए उपयोग होता है। बेटा अगर हम देखेंगे तो ट्रांसजेनिक चूहा जो है इसमें जो है इसका उपयोग जो है पोलियो वैक्सीन के में किया गया था, पोलियो वैक्सीन के लिए बेटा, ठीक। और पहले जो उपयोग करते थे हम बेटा इसको हम बंदर का उपयोग करते थे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखा जाए पहले है तो बंदर का उपयोग किया गया, लेकिन अब हम जहाँ पे जो पोलियो वैक्सीन जो आजकल हैं उनमें बेटा ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखें बेटा तो पहले का अगर पोलियो तो चूहा आएगा और दूसरे में अगर नॉर्मल लिख दिया है तो बंदर आएगा। तो 197 का उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा, ठीक है। 198 नंबर देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में कौन सी संरचना नर काकरोच से संबंधित नहीं है। बेटा देखिए शुक्रग्राहिका जो है ये बेटा मादा काकरोच से संबंधित है, गुदासूक जो है नर काकरोच से, युग्मन प्रबंध है नर काकरोच, गुदालूम जो है जो होता है ये नर और मादा दोनों से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिन्हें एनल सर्कस कहते हैं, और गोनेपोफाइसिस भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो शुक्रग्राहिका जो है ये जो है नर काकरोच से संबंधित नहीं है,
तो 198 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। वह त्वचा और संवहन ऊतक के अतिरिक्त सभी ऊतक बनाते हैं। बच्चों देखिएगा, अगर हम बेटा देखे जाए वहाँ एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को हटा देते हैं, जो बेटा मेन टिश्यू जो सबसे बड़ा टिश्यू बचता है उसे हम बेटा ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अरी नहीं होगा, ये रूट का होता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कार्य में सहायक कोशिकाएं बेटा जो स्टोमेटा के साथ पाई जाती, कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स में पाई जाती, भरण ऊतक होगा। तो 199 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। हमारे सेशन का बेटा अंतिम सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक एक प्रकार से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ अवयव सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। जाइलम फ्लोएम के कुल सजीव अवयव हैं। बेटा देखिए, जाइलम में अगर हम देखें तो 4 कंपोनेंट में 3 निर्जीव हैं। ठीक, जैसे वेजस निर्जीव है, वेजस निर्जीव हो गई, ट्रैकिड्स निर्जीव हो गई, फाइबर निर्जीव हो गए, लेकिन जाइलम पैरेंकाइमा वो सजीव हो गया। तो यहाँ पे जाइलम पैरेंकाइमा हो गया सजीव बेटा जाइलम में। ठीक, जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक बेटा, और हम फ्लोएम में देखते हैं बेटा सीव ट्यूब सजीव है, कॉम्पेनियल सेल्स सजीव है, और पैरेंकाइमा उसमें अगर हम देखें तो सीव ट्यूब हो गया, सीव ट्यूब हो गया, सजीव हो गई, कंपेनियन सेल हो गई, कंपेनियन कोसा हो गई, और बेटा फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया। पैरेंकाइमा हो गया। तो बेटा 4 आ रहे हैं, तो 4 कंपोनेंट हो गए, तो 200 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो एफएसटी जो है बेटा ये 30वां था, उसका बेटा हम लोगों ने आज सारे सवालों को डिस्कस किया। ठीक है बेटा, अच्छे से आगे भी हम लोग करते रहेंगे। अच्छे से मेहनत करो बेटा, और हिंदी के भी और इंग्लिश के भी दोनों माध्यम के बेटा आप क्वेश्चन करें, और एक एक क्वेश्चन के हर क्वेश्चन क्यों आंसर है क्यों नहीं, इन चीज़ों पर भी विचार करें बेटा। ठीक है, आगे हम अपने प्यारे बच्चों से फिर मुलाकात करेंगे।